जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस भी धर्म पर। दोस्तों आज हम लोग दोस्तों अपने 50 VBI टॉपिक पर दोस्तों बात करेंगे और हमारा जो टॉपिक है दोस्तों आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज एक ही क्लास में दोस्तों हम लोग पूरा पर्यावरण दोस्तों जो इन्वायरमेंटल जीके दोस्तों पूरा हम क्लास इसका करेंगे और आसानी से सारी जो भी फैक्ट्स हैं दोस्तों सभी चीज़ों के बारे में बताएं, कौन कौन संधि हुई, कब हुई, क्या हुई दोस्तों, सारी चीज़ के बारे में। जैव घटक, अजैव घटक क्या होता है, प्रथम पोषी स्तर जो खाद्य श्रृंखला होता है, सारी चीज़ के बारे में दोस्तों बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। ये क्लास देखने के बाद दोस्तों आपका जो पर्यावरण जीके है दोस्तों उसमें किसी तरह कोई डाउट्स आपका दोस्तों नहीं रहेगा और उसके जितने भी प्रश्न आएंगे दोस्तों उसको आप मतलब आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ये 50 VBI टॉपिक का दोस्तों हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग थ्योरी और PYQ दोनों दोस्तों लेकर चल रहे हैं। लेकिन अभी हमारा दोस्तों चल रहा है थ्योरी क्लास चल रहा है दोस्तों। इसलिए जब खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आपको टॉपिक वाइज जो पढ़ाएं दोस्तों उसका PYQ भी दोस्तों टॉपिक वाइज आपको हम कराएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास पर्यावरण का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण होता क्या है? पर्यावरण आप बचपन में पढ़े होंगे पर्यावरण के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में क्या होता है। तो दोस्तों पर्यावरण का मतलब होता है कि जो भी हमारे जो आपके आसपास जो भी चीज़ें दिख रही है, या वो जैव घटक हो या अजैव घटक हो। जैव घटक क्या होता है? तो एक तरह समझिए सजीव, जो सजीव हो जैव घटक हो गया। अजैव घटक दोस्तों जो निर्जीव है। तो जैव अजैव घटकों से जो इतनी भी दुनिया दोस्तों बनी हुई है, जो दुनिया बनी हुई इसी को हम लोग बोलते हैं पर्यावरण बोलते हैं दोस्तों। समझ गए? उम्मीद करते हैं पर्यावरण ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पारिस्थितिकी के बारे में जानते हैं कि इकोलॉजी क्या होता है। तो पारिस्थितिकी क्या होता है कि हम लोग हो गए, मतलब हम लोग मनुष्य जाति हो गए, जीव जंतु हो गए दोस्तों वो, और जो हमारे वातावरण हो गया दोस्तों, जो हमारा वातावरण उनके बीच में कैसा संबंध है, जैसा दोस्तों संबंध हम लोग स्थापित करते हैं वही क्या कहलाता है दोस्तों, वही कहलाता है पारिस्थितिकी। उसी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी करते हैं। वही बातें यहाँ बताई गई है कि पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदाय उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का दोस्तों अध्ययन किया जाता है। मतलब हमारे और जो हमारा वातावरण दोस्तों उसके बीच में कैसा सामंजस्य दोस्तों स्थापित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, वो कहलाता है आपका पारिस्थितिकी कहलाता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो पारिस्थितिकी है दोस्तों इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किए हैं वो किए हैं अर्नेस्ट हैकल। याद रखिएगा, हैकल ने दोस्तों इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम दोस्तों प्रयोग किया था। ओकोलॉजी नाम से दोस्तों ये 1869 की बात है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। उसी में हम आगे बात करेंगे दोस्तों। ये तो इकोलॉजी आपका हो गया। एक होता है इकोसिस्टम होता है जिसको हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, इसी को बोलेंगे पारितंत्र। पारितंत्र बोलिए, इकोसिस्टम बोलिए या पारिस्थितिकी तंत्र बोलिए, सब क्या दोस्तों एक ही है। लेकिन यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र में याद रखिएगा कि यहाँ के जो शब्द जो इकोसिस्टम जो दिया सब दोस्तों वो दिए हैं AG टांसले दिए। याद रखिएगा ये इकोलॉजी दोस्तों शब्द दिए हैकल, और इकोसिस्टम जो पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों वो दिए 1935 में। कौन दिए हैं? तो AG टांसले दोस्तों दिए हैं। बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं जब आपसे पूछ जाए कि पारिस्थितिकी जो शब्द है किसने गढ़ा है, तो दोस्तों मान देते टांसले मान देते। लेकिन याद रखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में इन्होंने बताया, जो तंत्र बना हुआ है पर्यावरण के अंतर्गत दोस्तों उसको इन्होंने क्या किया, गढ़ाया दोस्तों। अब आगे बात करते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें दोस्तों क्या होते हैं, दो तरह के घटक होते हैं। यही जो जैव अजैव घटक से जो दोस्तों मिलकर बना है वही कहलाता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र दोस्तों कहलाते हैं। तो इसके दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक जो बताए थे आपको सजीव, और एक दोस्तों अजैविक घटक जो मतलब निर्जीव होते हैं दोस्तों। इस तरह से आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं। तो जैविक घटक दोस्तों ये 3 श्रेणियां होती है। एक होते हैं उत्पादक, एक उपभोक्ता और ये दोस्तों अपघटक। इस सब के बारे में बात करें। उत्पादक मतलब जो दोस्तों क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। तो भोजन कौन बना रहा है, तो पेड़ पौधे सर भोजन बनाते हैं, तो पेड़ पौधे क्या हो गए, उत्पादक हो गए। उपभोक्ता मतलब जो क्या कर रहा है दोस्तों, जो पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त कर रहा है, पेड़ पौधे से भोजन जो प्राप्त कर रहा है वो कहलाता है दोस्तों उपभोक्ता। अब घटक क्या होते हैं, तो अब घटक मतलब जो दोस्तों जो प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब जो पेड़ पौधे हो गए, जो हम जीव जंतु हो गए, हम लोग हो गए। दोस्तों जब हम लोग क्या हो गए अंतिम समय में आता है, जो मरते हैं, मरने के बाद सड़ना गड़ना दोस्तों, मतलब मिट्टी मिलाने का काम कौन करता है दोस्तों, ये करता है अपघटक दोस्तों। कौन करता है, अपघटक, जिसमें आपका जीवाणु कवक दोस्तों आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जैविक घटक मतलब सजीव, इसमें पेड़ पौधे आएंगे, आपके जीव जंतु जितने भी है वो आएंगे दोस्तों, अपघटक भी इसमें आएंगे जैविक घटक में। वहीं अजैविक घटक के बारे में बात करें तो अजैविक घटक बता दें निर्जीव। तो इसको भी दोस्तों 3 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन सर, तो एक भौतिक कारक है, अकार्बनिक कारक है और दोस्तों कार्बनिक कारक है। भौतिक कारक उसमें तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, सौर ऊर्जा, मतलब सौर ऊर्जा हो गया, स्थलाकृति हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया दोस्तों, वायुमंडल भी आपके इसी भौतिक कारक में आएगा। वहीं बात करते हैं आपका अकार्बनिक में, इसमें कार्बन नहीं होता है, सिंपल समझिए। तो जल हो गया, मिट्टी हो गया, खनिज हो गया, चट्टान, वायुमंडलीय गैस दोस्तों। वहीं बात करते हैं कार्बनिक कारक जिसमें कार्बन होता है दोस्तों, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरफ दोस्तों क्या अजैव घटक दोस्तों बटा हुआ। अब हम लोग बारी बारी सभी चीज़ के बारे में बात करते हैं।
पहले आपको बताया था जैविक घटक के बारे में। जैविक घटक के क्या 3 विभाग होते हैं, मतलब 3 भागों में उसको बांटे हैं। पहला क्या, उत्पादक। उत्पादक के बारे में बताएं, जितने भी दोस्तों आपको हरे पौधे दिखते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, उत्पादक। तो जाहिर सी बात है हरे पौधे उसमें क्लोरोफिल होता है। अगर आप में दोस्तों क्लोरोफिल होगा तो आप भी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बना सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर दोस्तों नहीं होता है। पेड़ पौधे के अंदर होता है दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और उसके फलस्वरूप दोस्तों क्या करते हैं, वो भोजन बनाते हैं, खुद अपना भोजन बनाते हैं। हम लोग भैया अपना भोजन नहीं बनाते। मैं सोचिए अपने घर में किचन में बना रहे हैं चावल दाल, तो अपना नहीं, हम कहाँ से ला रहे हैं, तो पेड़ पौधे को दोस्तों प्राप्त कर रहे हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त कर रहे हैं दोस्तों। याद रखिएगा, पेड़ पौधे किसी से प्राप्त नहीं कर रहे, खुद बना रहे हैं दोस्तों। कुछ खास जीवाणु शैवाल आते हैं इसमें, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन दोस्तों बना सकते हैं, मतलब अजैविक पदार्थों का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं। अब बात करते हैं उपभोक्ता। हम लोग क्या हो गए दोस्तों, उपभोक्ता हो गए, मतलब जो उपभोग कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों अलग अलग स्तर के होते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता अगर पूछेगा कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, तृतीयक उपभोक्ता कौन है, पहले बता देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एक और बताएंगे ताकि कभी दिक्कत आपको ना हो। तो उपभोक्ता बताते हैं जो पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है दोस्तों, पेड़ पौधे से जीव जंतु से प्राप्त करता है भोजन अपना, वो कहलाता है उपभोक्ता कहलाता है। अब तो बारी बारी समझते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो शाकाहारी, जो डायरेक्ट क्या कर रहा है दोस्तों, पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। तो हम लोग क्या है दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता भी हम लोग हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में भी दोस्तों हम लोग आ सकते हैं, आपको बताते हैं अभी। अब तो प्राथमिक उपभोक्ता बता दिए कि जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं, जो सीधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसमें जितने भी शाकाहारी हो, जैसे बकरी हो गया, खरगोश हो गया, ऊँट हो गया, टिड्डा हो गया, हाथी हो गया दोस्तों, ये सब क्या हो गया आपके, हिरण हो गया, ऐसे दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता दोस्तों होते हैं जो शाक भक्षी या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, जैसे सांप, भेड़िया दोस्तों, ये सब क्या है, जो मतलब क्या कर रहा है, जो इन जीव जंतुओं को दोस्तों खाते हैं। जैसे सांप क्या कर रहा है दोस्तों, ये टिड्डा वगैरह, तो मेढक वगैरह, जैसे मेढक हो गया, मेढक को खाता है दोस्तों सांप क्या करता है, मेढक खाता है, मतलब पेड़ पौधों को ना खाकर क्या कर रहा है, उपभोक्ता को दोस्तों खा रहा है, तो कहलाता है दोस्तों आपका द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। इस तरह से खास श्रृंखला जब बताएंगे आगे तो बताएंगे कौन प्राथमिक कौन द्वितीयक। अभी समझिए कि प्राथमिक जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, द्वितीयक जो होते हैं क्या जीव जंतु को भक्षण करते हैं, और ये दोस्तों तृतीयक जो होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं को दोस्तों अपना आहार बनाते हैं, मतलब जो इसको भी खा देंगे और इसको भी दोस्तों खाएंगे। देखते नहीं, मरने सड़ने के बाद दोस्तों क्या करता है, ये जो गिद्ध हो गया, ये सब दोस्तों क्या करता है, इसको खाने का दोस्तों काम करता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, तृतीयक उपभोक्ता हो गए। अब बात किए थे अपघटक के बारे में कि सर अपघटक क्या होता है, तो बता दिए कि जब क्या होता है, पेड़ पौधे जब दोस्तों उनका जीवन का अंतिम समय आता है, जब हमारा जीवन का अंतिम समय आता है दोस्तों, तो जो मिट्टी में जब मिलाने का जो काम करता है फड़ा गला कर दोस्तों, वही कहलाता है दोस्तों अपघटक। तो इसमें मुख्यतः बैक्टीरिया, कवक आते हैं। ये पोषण के मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद पर निर्भर दोस्तों करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो समझ गए आप, लेकिन यहाँ पर कभी कभी एग्जाम पूछेगा कि बताइए कि इसमें से कौन प्रथम पोषी स्तर है, द्वितीय पोषी स्तर कौन है। देखिए जो प्रथम पोषी स्तर कहलाता है दोस्तों जो आपका जो क्या कर रहा है, उत्पादक हो गया प्रथम पोषी स्तर, ये प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर, वहीं द्वितीयक उपभोक्ता तृतीय पोषी स्तर। पोषी स्तर दोस्तों अलग होता है, उपभोक्ता दोस्तों अलग होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर पोषी स्तर से प्रश्न पूछ दे आपसे कि बताइए इसमें खरगोश किस पोषी स्तर में आएगा, तो इसमें प्राथमिक पोषी स्तर में दोस्तों नहीं आएगा, ये द्वितीय पोषी स्तर में आएगा। प्रथम पोषी स्तर जो दोस्तों पोषण के जो मतलब कि जो चैन बना हुआ है, तो पोषण का जो चैन बना हुआ है दोस्तों कैसे बना हुआ है, तो टॉप पे आपका क्या है, उत्पादक मतलब पेड़ पौधे हैं दोस्तों, पेड़ पौधे प्रथम पोषी स्तर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया दोस्तों, जो शाकाहारी जीव है दोस्तों, वो कहलाएंगे द्वितीय पोषी स्तर। ये ध्यान दीजिएगा, पोषी स्तर में और जो उत्पादक में पूछता है आपसे, उपभोक्ता में पूछता है, इसमें दोस्तों अंतर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऑप्शन में देगा आपको कन्फ्यूज करने के लिए, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों आते हैं एक हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, तो भोजन करते हैं दोस्तों किस लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, कि हमें ऊर्जा मिले। ऊर्जा किस लिए मिले, ताकि अपने कार्य का संपादन ठीक तरीके से कर सके। तो एक याद रखिएगा 10% का नियम दोस्तों, 10% का जो नियम दिए हैं एनर्जी का मतलब ऊर्जा का दोस्तों, ऊर्जा प्राप्ति का दोस्तों, ये दिए हैं लिंडमान, या कहीं कहीं लिंडमान लिखा रहता है, याद रखिएगा 1942 में दोस्तों लिंडमान ने 10% का दोस्तों क्या दिया, नियम। अब ये सर 10% का नियम क्या होता है, तो इनका कहना दोस्तों कि जो पेड़ पौधे होते हैं जो मतलब कि जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, जो अपना भोजन स्वयं कौन बना रहे हैं, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे के पास जो ऊर्जा होता है दोस्तों वो 100% होता है। क्या होता है, 100%। जैसे समझिए यहाँ पर मान लीजिए कि हम बना दिए इस तरह का, तो ये मान लीजिए क्या है आपका, ये हो गया पेड़ पौधा, ये आपका हो गया मान लीजिए ट्री हो गया, ये आपका पेड़ पौधा हो गया। तो पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बना रहा है, तो इसके पास कितना हो गया, एनर्जी 100% दोस्तों। अब पेड़ पौधा से जो दोस्तों क्या करेगा, प्राप्त करेगा अपना भोजन, तो कौन प्राप्त करेगा, मान लीजिए कि आपका हिरन प्राप्त कर रहा है पेड़ पौधा से, हिरन आपका भोजन प्राप्त कर रहा है, तो हिरन में कितना जाएगा एनर्जी, तो जो पेड़ पौधा का एनर्जी का 10% जाएगा,
मतलब पेड़ पौधा का कितना जाएगा 10%, पूरा है कितना 100%, तो 100 का 10% कितना होगा दोस्तों 10% जाएंगे। एनर्जी किसके पास कितना जाएगा 10%। अब हिरण का शिकार कौन करता है दोस्तों, तो हिरण का शिकार करता है सर शेर करता है। कौन करता है, शेर करता है। तो शेर के पास कितना जाएगा एनर्जी, तो जो हिरण के पास गया है ना इसका 10% जाएगा, इसका 10% जाएगा। तो ये 10 का 10% कितना होगा दोस्तों 1 होगा, मतलब शेर के पास कितना जाएगा दोस्तों 1% जाएगा। इस तरह से क्या होता है दोस्तों आगे बढ़ता जाता है एनर्जी। तो इस तरह से क्या होता है, इसी को बोलते हैं 10% का नियम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया 10% का नियम क्या है। मतलब कि अगर आपसे पूछ दे कि जो लिंड्स मान का 10% के नियम है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होता है, तो दोस्तों ये आपके उत्पादक के पास होता है, उसके बाद किसका होता है। तो अगर उपभोक्ता पूछ देगा तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, उनके पास दोस्तों होता है। इसीलिए देखते हैं डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर बोलता भी है कि ज़्यादा खाना है तो मतलब मांसाहारी छोड़कर शाकाहारी चीज़ खाए, उससे ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगा। और हम लोग आते हैं दोस्तों, हम लोग आपका द्वितीय उपभोक्ता में, उसके बाद आपका प्राथमिक उपभोक्ता दोनों में आते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग पेड़ पौधों को दोस्तों खा रहे हैं। और जो मांसाहारी व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं, जैसे आपका हो गया दोस्तों बकरी हो गया, मुर्गी हो गया दोस्तों, इस सब का भी सेवन वो लोग करते हैं। तो क्या होगा द्वितीय उपभोक्ता हम दोस्तों खाते हैं। तो चलते हैं हम लोग आगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यही देखिए शाकाहारी जंतु द्वारा उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित रखता है। आगे है कि मांसाहारी जंतु द्वारा शाकाहारी जंतु का दोस्तों भक्षण शाकाहारी की 10% ऊर्जा संरक्षित करता है। तो इसी तरह से दोस्तों क्या 10% का दोस्तों जो ऊर्जा है एनर्जी वो आगे बढ़ता जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं आगे बात करते हैं कि जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव केवल एक दिशीय होता है। मतलब कि जो जैव मंडल का दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें क्या होता है, ऊर्जा का जो प्रभाव होता है दोस्तों वो क्या होगा एक दिशीय, मतलब एक ही दिशा में दोस्तों चलता रहता है, उसमें कोई परिवर्तन दोस्तों देखने के लिए आपको नहीं मिलता है। लेकिन वही बात करते हैं कि ऊर्जा का प्रभाव अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ये भी याद रखिएगा कि ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है अजैविक प्रणाली से जैविक पर, मतलब जो निर्जीव होते हैं निर्जीव से दोस्तों सजीव की ओर क्या होता है ऊर्जा परिवर्तित दोस्तों होता है। ये ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि क्या है सौर ऊर्जा क्या है वो मान लीजिए निर्जीव ही एक तरह का है ना, मतलब अजैविक है। तो अजैव से क्या कर रहे हैं वो प्राप्त कौन कर रहा है, उससे भोजन प्राप्त बनाने का काम कौन कर रहा है दोस्तों पेड़ पौधा प्राप्त कर रहा है। तो पेड़ जो आपका सूर्य हो गया, सूर्य से जो आपको ऊर्जा मिल रहा है वो पेड़ पौधा प्राप्त कर रहा है भोजन बनाने में दोस्तों। तो उससे क्या हो गया सूर्य आपका हो गया अजैव, पेड़ पौधा क्या हो गया जैव। तो इस तरह समझिएगा कि जैव से अजैव से क्या होता है दोस्तों जैविक प्रणाली की ओर ये ऊर्जा प्रवाह करता है। अब आते हैं पिरामिड के बारे में। क्या होता है पिरामिड के बारे में समझते हैं हम लोग, जैसा बना कर दिखाया तो उसी तरह का पिरामिड के बारे में बात कर रहे हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के मतलब इकोसिस्टम जो है उसके विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखा चित्रीय निरूपण को दोस्तों जीवभार का पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। चलिए पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है। देखिए यहाँ पर जो पिरामिड होता है जो पारिस्थितिकी तंत्र में दोस्तों जो आप ऊर्जा का जो पिरामिड होगा, जो ऊर्जा का पिरामिड होगा पारिस्थितिकी तंत्र में वो क्या होगा हमेशा दोस्तों सीधा होगा। क्या होगा हमेशा सीधा होगा। लेकिन वहीं बात करेंगे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, मतलब कि तालाब हो गया आपका नदी हो गया, वहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा जीवभार का दोस्तों यहाँ पर ये उल्टा हो जाता है। क्या होता है इसका पिरामिड दोस्तों उल्टा बनता है। मतलब कि जो जीवभार का भार होगा दोस्तों वो क्या होगा ऊपर से दोस्तों नीचे की ओर बढ़ता है। ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ दोस्तों क्या होता है नीचे से ऊपर की ओर दोस्तों बढ़ता है। ये क्या है पिरामिड है दोस्तों। इसको अलग अलग संख्या के आधार पर हो गया आपका जीवभार के आधार पर दोस्तों इस तरह से क्या होता है पिरामिड दोस्तों बांटा जाता है। आगे हम लोग आते हैं खाद्य श्रृंखला के बारे में। खाद्य श्रृंखला मतलब बता दिए हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, छोटे से छोटे जीव हों या बड़े से बड़े जीव दोस्तों क्या होते हैं सब एक दूसरे पर दोस्तों निर्भर रहते हैं। सभी क्या होते हैं एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो इस तरह से जो जाल बनाता है ना भाई वही क्या कहलाता है आपका खाद्य श्रृंखला दोस्तों कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है उदाहरण के लिए समझिए कि घास क्या है दोस्तों उत्पादक हो गया। घास से अपना भोजन प्राप्त कौन कर रहा है टिड्डा, टिड्डा से अपना भोजन प्राप्त कौन कर रहा है दोस्तों मेढक, मतलब टिड्डा को मेढक खा रहा है, मेढक को दोस्तों सांप खा रहा है, सांप को कौन खा रहा है दोस्तों ये बाज खा रहा है। देखिए इस तरह का एक श्रृंखला बन गया ना, इसी को भाई हम लोग बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या बोलते हैं इसको खाद्य श्रृंखला दोस्तों इसी को बोला जाता है। इस तरह से आप कहीं भी जाकर देख सकते हैं स्थल पर जल में सब जगह दोस्तों खाद्य श्रृंखला बनता है। ये ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बात करते हैं हम लोग बात करेंगे प्रवाल भित्ति पाचतंत्र के बारे में। प्रवाल भित्ति दोस्तों समझिए सिंपल सा, आप समुद्र के किनारे या नदी में दोस्तों देखते होंगे शिप देखते होंगे, शिप का नाम सुने होंगे दोस्तों, देखे होंगे उसका वाइट कलर का होता है, मतलब रंग बिरंगा भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो वही क्या कहलाता है दोस्तों प्रवाल कहलाता है। क्या कहलाता है उसे वो कहते हैं कोरल रीफ बोलते हैं दोस्तों। तो प्रवाल एक चूना प्रधान कैल्शियम कार्बोनेट सागरीय जीव है दोस्तों।
जिसके अवशेषों के क्रमशः स्तरीकरण से प्रवाल भित्ति का दोस्तों निर्माण होता है। मतलब क्या होते हैं, ये जो आपके सिप होते हैं, मतलब वही प्रवाल जो होते हैं दोस्तों, वही क्या होते हैं, प्रवाल दोस्तों एक जीव होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, वो मतलब मरने का मतलब जब मरता है दोस्तों, तो मरने के बाद उसका जो ऊपर का दो मान लीजिए कि कंकाल हो गया समझ, इस तरह से वो क्या होता है, लेयर बाय लेयर दोस्तों समुद्र में दोस्तों बन जाता है, लेयर बाय लेयर समुद्र में बन जाता है। उससे क्या होता है, आपका निर्माण होता है किसका, प्रवाल भित्ति का दोस्तों निर्माण होता है। जो आप लक्षद्वीप देखते होंगे, लक्षद्वीप दोस्तों, लक्षद्वीप जो स्थित है दोस्तों प्रवाल पे दोस्तों क्या है, वो बसा हुआ है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तर पूर्वी जो भाग है दोस्तों, वो ग्रेट बैरियर रीफ दोस्तों सबसे बड़ा विश्व का दोस्तों प्रवाल भित्ति एरिया है दोस्तों, उसके बारे में आगे चर्चा होगा। प्रवाल जो होते हैं वो मुख्यतः दोस्तों आपके उष्णकटिबंधीय सागरों में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं। मतलब कि जो प्रवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे भाई, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखने के लिए मिलेंगे। मान लीजिए कि ये आपका ग्लोब है, ये आपका विषुवत रेखा, ये आपका कर्क रेखा, ये मकर रेखा है, तो ये 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ से मान लीजिए 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री दोस्तों नीचे, मतलब 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में दोस्तों आपको प्रवाल देखने के लिए मिलेगा, मतलब इसी के बीच में देखने के लिए मिलेगा। अब बोलिएगा सर हमको 45 डिग्री में देखना है, तो 45 डिग्री में भाई आपका प्रवाल ये देखने के लिए नहीं मिलता, ये ध्यान दीजिएगा। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में आपको प्रवाल देखने के लिए मिलेगा। ये उष्णकटिबंधीय सागरों में दोस्तों देखने के लिए मिलता है। इनके जीवित रहने के लिए 18 से 25 डिग्री तापमान दोस्तों उपयुक्त होता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है वो ग्रेट बैरियर रीफ है दोस्तों। कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी भाग, जो ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं महादेश, वो दोस्तों उसका उत्तरी पूर्वी भाग में दोस्तों ये ग्रेट बैरियर रीफ दोस्तों बहुत बड़े क्षेत्र में दोस्तों फैला हुआ है, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। अगर हम भारत में बोले, भारत में प्रवाल भित्ति दोस्तों, तो अंडमान निकोबार दोस्तों द्वीप समूह यहाँ पर सर्वाधिक है। कच्छ की खाड़ी में दोस्तों प्रवाल देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर सबसे कम है मन्नार की खाड़ी हो गया दोस्तों आपका, और लक्षद्वीप दोस्तों जो आपको प्रवाल पे दोस्तों क्या है, बसा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। ये सब अगर ऑप्शन में देता है तो ये आपको टिक करना है। आगे हम लोग आते हैं, आगे है कि जैव विविधता के बारे में, कि जैव विविधता क्या होता है। जैव विविधता का मतलब दोस्तों आप देखते होंगे अपने आसपास जितने भी जीव जंतु हो गए, या सजीव हो या निर्जीव हो दोस्तों, निर्जीव मतलब कि जो ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं, उसमें भी दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है क्या, तो अलग अलग उसमें विविधताएं देखने के लिए मिलती है। जीव जंतु देखिएगा, जंगल में जाइएगा दोस्तों कहीं पर, या किसी जंगल के बारे में पढ़िएगा, या अगर आप फिल्म वगैरह में देखते होंगे दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, जंगल में तो जीवों में अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ होती है, पेड़ पौधे में अलग अलग प्रकार की दोस्तों प्रजातियाँ होती है। तो इतनी सारी दोस्तों प्रजातियाँ, उसी को कहते हैं दोस्तों जैव विविधता। क्या कहते हैं, उसी को हम लोग जैव विविधता दोस्तों कहते हैं। वही बात बताया कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली पालतू जीव जंतुओं में पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता दोस्तों कहते हैं। अब ये जैव विविधता दोस्तों क्या हुआ, जैव विविधता को लेकर के लोगों में दोस्तों एक अवधारणा जागी कि लोग क्या कर रहे थे दोस्तों, इन विविधताओं को अपने लाभ के लिए दोस्तों क्या कर रहे थे, इसको नुकसान पहुंचा रहे थे। इसी नुकसान को दोस्तों भरपाई करने के लिए 1992 में रियो डी जेनेरियो दोस्तों, जो आपका ब्राजील का दोस्तों एक शहर है, में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों हुआ, जहाँ पर सबसे पहले जैव विविधता जो शब्द दोस्तों इसको परिभाषित किया गया कि भैया जैव विविधता क्या होता है, हमारे लिए क्या इसका इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये पहला पृथ्वी सम्मेलन जो रियो डी जेनेरियो में दोस्तों हुआ था, वहाँ पर किया गया था। जैव विविधता शब्द सबसे पहले अगर गढ़ने की बात करें, सबसे पहले प्रयोग करने के बारे में, तो वॉल्टर जी रोजेन दोस्तों, इनको द्वारा 1985 में दोस्तों किया गया था। आगे हम लोग आते हैं जैव विविधता का संरक्षण। अब बात की है कि जैव विविधता का संरक्षण जरूरी है, क्योंकि जैव विविधता दोस्तों हमारे लिए अति आवश्यक है। ये अब इसको संरक्षित कैसे कर सकते हैं, इसको संरक्षित करने के लिए दोस्तों 2 उपाय है। एक है स्वस्थानीय, इसको बोलते हैं इन सीटू, एक दोस्तों होता है एक्सोसीटू, इन सीटू क्या होता है सर, स्वस्थानीय क्या होता है, स्वस्थानीय मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपको अपने घर में हम संरक्षित रखते हैं, आपको हम अपने घर में अगर संरक्षित रखते हैं, संरक्षण मतलब कि उसको आप प्रोटेक्ट करते हैं, वो कहलाता है स्वस्थानीय। इन सीटू इसी को बोलते हैं। और एक्सोसीटू क्या होता है सर, तो आपको अपने घर में सुरक्षित न रख करके वहां से निकाल करके दूसरे जगह क्या किया दोस्तों हम सुरक्षित रखें, वो कहलाता है दोस्तों बाह्य स्थानीय, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सोसीटू बोलते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि स्वस्थानीय क्या होता है और बाह्य स्थानीय क्या होता है। तो जो जब आपको अपने घर में संरक्षण, उनको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कौन कौन आ जाएगा एग्जाम्पल में, जैसे आपका राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, हमारे भारत में लगभग अब 106 से ज़्यादा भी हो गए हैं, याद रखिएगा। वन्य जीव अभयारण्य, ये सब आते हैं आपके स्वस्थानीय मतलब इन सीटू दोस्तों संरक्षण में आते हैं। जैव मंडल आगार, पवित्र उपवन एवं झील, समुदाय आगार एवं संरक्षण आगार दोस्तों, ये सब क्या आते हैं आपके स्वस्थानीय में आते हैं। और जो आपके बाह्य स्थानीय होता है दोस्तों, इसमें संरक्षण चाहिए, इसमें जीन बैंक हो गया, बीज बैंक हो गया, निम्न तापीय संरक्षण दोस्तों हो गया। इसके अलावा चिड़ियाघर तो सुने ही होंगे,
जंतु उद्यान हो गए आपके, वृक्ष उद्यान हो गए आपके, वनस्पति उद्यान हो गया दोस्तों, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये सब आपके बाह्य स्थानीय संरक्षण होते हैं। मतलब कि आपको अपने घर में संरक्षित न करके हम दूसरे जगह उठा करके ला करके हम क्या किए दोस्तों, वहाँ पर आपको संरक्षण दे रहे हैं। तो ये दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जैव विविधता ये भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों क्या हुआ कि हमारे भारत में जो भी संकटग्रस्त प्राणी थे, मतलब जीव जंतु थे दोस्तों, उनको संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने दोस्तों क्या किया, संरक्षण का दोस्तों उपाय किया। वही है भारत में जीव जंतुओं को संरक्षण देने हेतु प्रयास, क्या क्या प्रयास किए हैं देखिए, यहाँ पर सभी चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो कस्तूरी मृग परियोजना दोस्तों जो 1970 में IUCN दोस्तों इनके द्वारा ये सहयोग से दोस्तों ये भारत सरकार द्वारा लाया गया था दोस्तों। गैंडा परियोजना दोस्तों, गैंडा को संरक्षित करने के लिए 1987 में लाया गया था। हंगुल परियोजना दोस्तों आपका 1970 में लाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर, ये तो आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है कि प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों 1973 में दोस्तों आया था। वर्तमान में 18 राज्यों में 53 टाइगर रिजर्व है, लेकिन ये भी दोस्तों बढ़ गया, इसका 58-59 आंकड़ा हो गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट दोस्तों 1992 का दोस्तों, ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है। कुल 32 एलिफेंट रिजर्व है, इसकी भी संख्या दोस्तों बड़ी है। हाथी मेरे साथी अभियान 2011 का दोस्तों ये अभियान है, इसका शुभंकर गज्जू है दोस्तों। लाल पांडा परियोजना दोस्तों ये आपका 1996 में WWF के सहयोग से दोस्तों ये इसको कार्यान्वित दोस्तों किया गया है। आगे है हिम तेंदुआ का दोस्तों, इसको संरक्षित करने के लिए कौन सा कब चला गया था परियोजना दोस्तों, ये आपका 2009 का है। कस्तूरी मृग के बारे में बता दें 1970 का। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट दोस्तों ये क्या है, 2006 में दोस्तों ये लाया गया था ये प्रोजेक्ट दोस्तों। आगे है कछुआ, समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट दोस्तों, तो कछुओं को संरक्षित करने के लिए 1999 में भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून द्वारा ये क्या किया था, शुरू किया गया था। गंगाए डॉल्फिन दोस्तों आपके उसको भी संरक्षित करना है। और मगरमच्छ संरक्षण प्रोजेक्ट दोस्तों 1974 में दोस्तों ये आया था। तो जितने भी दोस्तों जीव जंतु हैं दोस्तों सभी को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर अपनी दोस्तों परियोजनाएं दोस्तों लाई है, तो ये ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं पर्यावरण प्रमुख अधिनियम के बारे में, जो भारत सरकार दिया, जो विश्व स्तर पर दोस्तों पर्यावरण अधिनियम जो बने हैं उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो भारतीय वन अधिनियम दोस्तों सबसे पहले बना था ब्रिटिश समय में दोस्तों, ब्रिटिश जब हुकूमत हमारे भारत पर थी दोस्तों, उस समय 1927 में दोस्तों ये भारतीय वन अधिनियम 1927 में दोस्तों बना था। उसके बाद वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम दोस्तों 1972 में दोस्तों बना था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का दोस्तों, ये वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम वन संरक्षण 1980 का है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम दोस्तों 1981 में बना है। और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम दोस्तों आपका बना है 1986 में। और जैव विविधता दोस्तों अधिनियम जो 2002 का है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ये लाइन से इसको याद रखिएगा। 27 में भारतीय आपका वन अधिनियम, वन जीव 1972, वन संरक्षण आपका 1980, पर्यावरण 1986, वायु प्रदूषण 1981, जैव विविधता 2002। एक आध दो बार वीडियो देखिएगा, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर दोस्तों, यहाँ तक UPSC का हो पेपर हो, BPSC का हो, स्टेट पीसीएस का, ये एग्जाम में हमेशा आपसे पूछता है। अब ये सर है क्या, तो भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र। अब पहले समझिए कि हॉट स्पॉट एरिया क्या होता है। तो हॉट स्पॉट एरिया का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र भैया मेरे, जहाँ पर जीव जंतु, जहाँ पर क्या हो गए आपके जीव जंतु और पेड़ पौधे के, जीव जंतु हो गए आपके या पेड़ पौधे के दोस्तों बहुत सारी प्रजातियां दोस्तों पाई जाती है। और इसके साथ साथ दोस्तों इन पर क्या है दोस्तों, इन पर एक खतरा मंडरा रहा है, उनको क्या मंडरा रहा है, खतरा दोस्तों मंडरा रहा है। तो इसी क्षेत्र को दोस्तों कहा जाता है हॉट स्पॉट क्षेत्र। क्या कहा जाता है, हॉट स्पॉट क्षेत्र। उम्मीद करते हैं कि आपको हॉट स्पॉट क्षेत्र समझ में आ गया होगा। इस तरह से हॉट स्पॉट जो क्षेत्र दोस्तों हमारे भारत में 4 है, 4 क्षेत्रों को दोस्तों हॉट स्पॉट एरिया में क्या क्या घोषित किया गया। एक आपका हिमालय क्षेत्र दोस्तों, एक इंडो वर्मा क्षेत्र आपका हो गया, एक दोस्तों सुंडरलैंड जो आपका अंडमान निकोबार एरिया दोस्तों को सुंडरलैंड बोलते हैं, इसमें ट्रिंकेट सहित नान काउरी द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह दोस्तों शामिल किया जाता है, लेकिन एग्जाम में आपको सुंडरलैंड देगा। और पश्चिमी घाट दोस्तों, ये याद रखिएगा, पश्चिमी घाट जहाँ पर सबसे ज़्यादा भारत में दोस्तों जैव विविधता देखने के लिए आपको मिलता है, एवं श्रीलंका का क्षेत्र जो आपका है, वहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, लेकिन आपको श्रीलंका ना दे करके ये देगा आपको पश्चिमी घाट देगा। तो 4 याद रखना है, हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा, सुंडरलैंड और पश्चिमी घाट। हिमालय, सुंडरलैंड, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र दोस्तों आपका जो भारत और जो बर्मा का क्षेत्र दोस्तों है, वो वहाँ पर दोस्तों आपको ये भी बहुत सारी प्रजातियां दोस्तों देखने के लिए मिलती है, जो क्या है दोस्तों संकटग्रस्त दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हॉट स्पॉट क्षेत्र भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रामसर कन्वेंशन। रामसर क्या है दोस्तों, तो रामसर भैया कुछ आदमी या कुछ एनिमल का नाम नहीं है, रामसर भैया एक जगह का नाम है। ये ईरान का दोस्तों एक जगह है, क्या है, ये ईरान में दोस्तों अवस्थित एक नगर है ईरान का। यहाँ पर क्या हुआ था कि जो भी वेटलैंड थे, मतलब कि जो आर्द्र भूमि थी, आर्द्र भूमि कहने के मतलब जो दलदली भूमि हो गई आपकी,
दलदली भूमि हो गए, झील हो गया दोस्तों, या पक्षी अभ्यारण्य, कोई भी चीज़ दोस्तों जो पर्यावरण के लिए सहयोगी हो, जो पर्यावरण के लिए सहयोगी हो, जो पर्यावरण हो गया या मनुष्य जाति हो गया, उनके लिए क्या दोस्तों लाभकारी, वही क्या कहलाता है दोस्तों, आपका रामसर कहलाता है, मतलब किसी को आर्द्र भूमि कहते हैं। तो रामसर कन्वेंशन दोस्तों हुआ था आपका 2 फरवरी 1971 में। कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका ईरान के रामसर नगर में दोस्तों हुआ था, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन के दोस्तों नाम से हम लोग जानते हैं। किस लिए हुआ था? तो ये आर्द्र भूमि, याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ देगा आर्द्र भूमि के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो रामसर दोस्तों, रामसर क्यों हुआ था? तो आर्द्र भूमि का संरक्षण करने के लिए। और इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में दोस्तों है। 2 फरवरी को दोस्तों ये आर्द्र भूमि सम्मेलन हुआ था, इसलिए हर साल 2 फरवरी को दोस्तों हम लोग वेटलैंड दिवस मनाते हैं। वेटलैंड दिवस, उसे आर्द्र भूमि दिवस बोलेगा दोस्तों, तो 2 फरवरी को मनाते हैं। और भारत में ये पुराना आंकड़ा है, लेकिन भारत में बता देते हैं अभी 91 दोस्तों क्या हो गए हैं आपके रामसर साइट दोस्तों हो गए हैं। और इसमें हमारे बिहार के दोस्तों 3 हो गए हैं। बिहार के 3 कौन कौन सर? एक आपका कांवड़ झील बेगूसराय का, और नागिन नकटी जो आपका पक्षी अभयारण्य दोस्तों वो आपका जमुई का दोस्तों, उसको भी रामसर साइट में दोस्तों 2025 में शामिल किया गया है। तो इस तरह से 91 दोस्तों आपके भारत में है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में दोस्तों 20+ है दोस्तों। सबसे पहला बोलेगा कि सबसे पहला भारत का रामसर साइट कौन था दोस्तों? तो चिल्का झील जो उड़ीसा में आपका है। और सबसे बड़ा बोलेगा दोस्तों, तो सबसे बड़ा आपका सुंदरवन डेल्टा है दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल में दोस्तों है। तो सबसे बड़ा भारत का रामसर साइट है दोस्तों, मतलब आर्द्र भूमि है। सबसे छोटा बोलेगा दोस्तों रेणुका झील के बारे में आप नाम सुनेंगे, वो सबसे छोटा क्या दोस्तों हमारा भारत का दोस्तों क्या है? रामसर साइट है, जो आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो उम्मीद करते हैं आपको रामसर भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग आते हैं आगे। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि जो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए दोस्तों जो भी आंदोलन चलाए गए थे उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं बलिया पाल आंदोलन। तो बलिया पाल आंदोलन तो ये उड़ीसा में चलाया गया आंदोलन था, जहाँ पर उड़ीसा के गाँव की भूमि पर जो मिसाइल के दोस्तों टेस्टिंग रोकने के दोस्तों ये वहाँ के गाँव वालों से क्या किया था, इसका दोस्तों ये विरोध किया था। और मतलब मिसाइल टेस्टिंग के लिए वहाँ से मना किया था दोस्तों, ताकि मतलब मिसाइल टेस्टिंग से क्या हो रहा था, वहाँ के जो भी पर्यावरण दोस्तों उससे क्या होता है, उनको नुकसान पहुँच रहते हैं। और आज भी देखिएगा चांदीपुर जो उड़ीसा में दोस्तों, वहीं से आपका मिसाइलों का दोस्तों क्या होता है, परीक्षण होता है। शांत घाटी दोस्तों आंदोलन, ये वृक्षों को कटने से रोकने के लिए दोस्तों हुआ था आपका केरल में दोस्तों 1973 में। चिपको आंदोलन दोस्तों भी आपका पेड़ों से कटने के लिए था 1974 में। उत्तराखंड के जो गढ़वाल जिला दोस्तों वहाँ पर रहने गाँव से वहाँ पर शुरू किया गया था। जो आंदोलन करता थे वहाँ पर ये सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुने होंगे, गौड़ा देवी हो गए आपके, और चंडी प्रसाद भट्ट दोस्तों, ये सब क्या थे वहाँ के नेतृत्व करता थे। लेकिन आपको एग्जाम में ज़्यादा देगा सुंदरलाल बहुगुणा, ये क्योंकि चर्चित चेहरा थे दोस्तों इस चिपको आंदोलन के दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं मैती आंदोलन। इसकी शुरुआत कल्याण सिंह रावत ने उत्तराखंड में दोस्तों चमोली में की थी, ये मैती आंदोलन दोस्तों। जंगल बचाओ आंदोलन ये हमारे बिहार में चला था 1980 के दशक में प्रारंभ दोस्तों हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा। नव दान्या आंदोलन दोस्तों 1982 में। जैव विविधता संरक्षण एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये चलाया गया था 1982 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन दोस्तों, नर्मदा नदी पर दोस्तों डैम बनाने से दोस्तों रोकने के लिए दोस्तों नर्मदा पाटेकर और बाबा आमटे एवं अरुंधति राय द्वारा ये दोस्तों आंदोलन चलाया गया था 1989 में। अपीको आंदोलन दोस्तों, अपीको क्या है, कन्नड़ शब्द है। अपीको क्या है दोस्तों, ये कन्नड़ शब्द है, और इस कन्नड़ शब्द है तो अपीको का मतलब होता है गले लगाना। क्या होता है, गले लगाना। जिस तरह से चिपको आंदोलन से उत्तर भारत में चला था, उसी तरह से एकदम सेम दोस्तों दक्षिण भारत में आपका चला था अपीको आंदोलन दोस्तों, जो 1983 में चला था। कहाँ पर, कर्नाटक में, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो पांडुरंग हेगड़े, ये ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं बिश्नोई आंदोलन दोस्तों, ये आपका नेतृत्व अमृता बिश्नोई ने दोस्तों किया था। ये भी वृक्षों को दोस्तों संरक्षित करने के लिए आंदोलन 1731 में दोस्तों चलाया गया था। उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। अब आते हैं आगे, हम लोग बात करते हैं कि प्रमुख वन्यजीव संस्थान के बारे में, कौन कौन से वन्यजीव संस्थान कहाँ कहाँ है। तो पहले हम बात करेंगे इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज दोस्तों। हमारे भारत में इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज का दोस्तों स्थान कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो समझिए देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, वहाँ पर दोस्तों। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ है, तो इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपका है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र दोस्तों ये देहरादून में उत्तराखंड में ही है। याद ये फॉरेस्ट कॉलेज हो गया, वन सर्वेक्षण हो गया दोस्तों ये देहरादून में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में दोस्तों आपका ये। भारतीय वनस्पति उद्यान दोस्तों आपका, वनस्पति उद्यान कहाँ है, कोलकाता में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र दोस्तों आपका कोयम्बटूर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान दोस्तों आपका नागपुर में है, इसी को नीरी हम लोग बोलते हैं। आगे है कि भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान दोस्तों आपका देहरादून में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान दोस्तों नागपुर में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान आपका देहरादून में है, इसको ध्यान दीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा आसानी को दोस्तों। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है, और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र दोस्तों आपका कोलकाता में है, इसको ध्यान देना है। अब आगे हम लोग बात करते हैं यूनेस्को में दोस्तों जो शामिल है
आपके मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल। भारत से कुल 12 बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों शामिल है, और कौन कौन है देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो अगर यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर MAB दोस्तों कार्यक्रम में शामिल नीलगिरी, जो मनाली खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी आपके हो गए, नोकरेक हो गए, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, हजान कमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त मलाई, कंचनजंगा, पल्ला, ये सब दोस्तों क्या है आपके, ये मैप जो है MAB दोस्तों, इसमें क्या है मैन एंड बायोस्फीयर में दोस्तों शामिल है। आगे हम लोग बात करते हैं। आगे है कि भारत के बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों 18, देखिए कौन कौन से है। तो वो बायोस्फीयर जो है आपके शामिल है। तो ये नीलगिरी दोस्तों 1946 में पहला, सबसे पहला जो बायोस्फीयर दोस्तों वो नीलगिरी जो यूनेस्को में शामिल हुआ है वो 1986 में दोस्तों शामिल हुआ है। नंदा देवी दोस्तों आपका 1988 में, जो आपका उत्तराखंड में है। नीलगिरी आपका कहाँ है, तमिलनाडु में दोस्तों आपका है ये। मानस दोस्तों आपका असम में 1989 में। मन्नारी खाल दोस्तों 1989 में ही, 89 में आपका। ग्रेट निकोबार, नोकरेक 1988 में हो गया, 1989 में। सुंदरबन दोस्तों पश्चिम बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा 1984 में। डिब्रू सैखोवा असम दोस्तों आपका 1997 सबसे छोटा है दोस्तों ये आपका। देवांग दोस्तों 1998 में। पंचमढ़ी 1999 में। अगस्त मलाई 2001 में दोस्तों। आसान कंवर अमरकंटक 2005 में। कंचनजंगा 2000 में। और कक्षकरण 2008 में। सबसे बड़ा है दोस्तों, सबसे छोटा सबसे बड़ा याद रखिएगा, और पहला याद रखिएगा। पहला बता दिए थे नीलगिरी हो गया था, सबसे छोटा दोस्तों आपका हो गया डिब्रू सैखोवा, और सबसे बड़ा दोस्तों कक्षकरण दोस्तों। शीत मरुस्थल 2009 में। अशेषा चलम दोस्तों 2010 में। पन्ना मध्य प्रदेश में जो है 2011 में दोस्तों इसको शामिल किया गया था। अब भारत में कुछ टाइगर रिजर्व की सूची देख लेते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। थोड़ा सा एग्जाम में आपसे ये पूछता है प्रश्न, तो उसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। आगे कि झारखंड में कौन है, झारखंड दोस्तों आपका पलामू टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और अमनगढ़ दोस्तों टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है। उड़ीसा में 2 फेमस है आपका, सिमलीपाल, फतकोसिया। असम में दोस्तों मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी, काजीरंगा, काजीरंगा एक सिंगला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ओरांग दोस्तों ये टाइगर रिजर्व कहाँ है, असम में। तमिलनाडु में दोस्तों मुदुमलाई, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, कलक्कड़ मुंडन थुरई आपका टाइगर रिजर्व हो गया। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, श्री विल्लत पुत्तूर मेघामलाई दोस्तों आपका टाइगर रिजर्व, से इसको याद रखिएगा, तमिलनाडु का नाम से पकड़ लीजिएगा, तमिलनाडु का दिया रहेगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं। आगे पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या, सुंदरवन अबुक्सा। सुंदरवन अबुक्सा क्या पश्चिम बंगाल में, हमारे बिहार का एकमात्र दोस्तों टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि कैमरू में वही बात चल रहा है, एक निबाना नहीं है, याद रखिएगा। आगे है मिजोरम दोस्तों, मिजोरम में आपका दम्फा टाइगर रिजर्व है। राजस्थान में दोस्तों रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, आपका रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों इंद्रावती, उदंती सीता नदी, अचान कमार दोस्तों ये टाइगर रिजर्व आपका, अचन कमार दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में है। और अरुणाचल प्रदेश में आपका नाम दफा पक्के टाइगर रिजर्व, और कमलांग दोस्तों आपका टाइगर रिजर्व कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में हो गया। केरल में आपका पेरियार और पेराम्बिकुलम दोस्तों आपका केरल में है। आगे हम लोग बात करें तेलंगाना में कौन कौन सा है, तेलंगाना में दोस्तों आपका काबल टाइगर रिजर्व और अमराबाद दोस्तों टाइगर रिजर्व आपका तेलंगाना में हो गया। आंध्र प्रदेश में दोस्तों आपका नागार्जुन सागर, श्रीशैलम दोस्तों टाइगर रिजर्व आपका हो गया। मध्य प्रदेश में पन्ना, कान्हा, पेच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय धुड़ी दोस्तों ये सब क्या है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी दोस्तों कहा जाता है। महाराष्ट्र में दोस्तों आपका मेलाघाट, तडोबा, अंधारी, पेच, सहाद्री। पेच दोस्तों आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाउंड्री पर याद रखिएगा, इसलिए दोनों में आपका आता है। सहाद्री हो गया आपका, नौगांव हो गया, नागजीरा हो गया, बोर दोस्तों सब महाराष्ट्र में हो गया। कर्नाटक में बात करते हैं बांदीपुर, भद्रा, डांडेली, अंसी, नागरहोल, विलगिरी, रंगनाथ मंदिर दोस्तों आपका कर्नाटक में है। वहीं बात करते हैं उत्तराखंड दोस्तों आपका जिम कॉर्बेट, जो दोस्तों पहला आपका ये राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। राजाजी टाइगर रिजर्व दोस्तों ये आपका उत्तराखंड में। अब दोस्तों हम बात करेंगे हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में। हम लोग ग्रीन हाउस गैस के बारे में दोस्तों बात करते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूदा गैस उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को दोस्तों अपेक्षाकृत अधिक बनाने में दोस्तों मदद करता है। देखते होंगे दोस्तों दिनों दिन क्या हो रहा है, तापमान दोस्तों बढ़ रहा है। तापमान उसमें वृद्धि देखने के लिए मिला, जहाँ पर पहले दोस्तों 40-42 रहता था, कि अब गर्मी के समय क्या होता है दोस्तों आपका 46, 47, 48 तापमान दोस्तों चला जाता है। तो ये क्यों हो रहा था दोस्तों, ये हो रहा है हरित गृह इफेक्ट के कारण। दोस्तों मनुष्य अपने जीवन को लाभदायक बनाने के लिए, मतलब कि जीवन को दोस्तों आरामदायक बनाने के लिए पर्यावरण के साथ दोस्तों खिलवाड़ कर रहा है। तो जब पर्यावरण के साथ आप खेलेंगे दोस्तों, तब पर्यावरण भी दोस्तों क्या करेगा, आपको खिलाएगा जरूर। तो वही क्या होता है दोस्तों, आपको देखने के लिए मिलता है हरित गृह प्रभाव के रूप में दोस्तों। तो जोसेफ फोरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस
या हरित गृह गैसों की संकल्पना शुरू थी। सबसे पहले बोलेगा कि ग्रीन हाउस गैस, तो जोसेफ फोरियर नाम याद रखिएगा 1824 में दोस्तों। अब बात करेंगे हम लोग पहले यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद इधर बात करेंगे। हाँ, पहले यही देख लेते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसें होती है जो आपके पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करती है, कौन कौन सी होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा होता है उसको जलवाष्प का होता है 60%। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम सुने होंगे, CFC दोस्तों। नाइट्रस ऑक्साइड इसको हम लोग लाफिंग गैस बोलते हैं, ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन दोस्तों जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ है। मीथेन दोस्तों आपका क्या है, ये भी दोस्तों आपका ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। आपका कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों सबसे बड़ा सहायक होता है ग्रीन हाउस गैस में दोस्तों, याद रखिए, क्योंकि जलवाष्प के बाद सबसे ज़्यादा जो मात्रा होता है ग्रीन हाउस गैस में वो कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों होता है, 26% दोस्तों होता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ओजोन कैसे आ गया, तो ओजोन के बारे में बता देते हैं भैया कि ओजोन क्या होता है। ये सूर्य से पराबैंगनी विकिरण को तो आने से रोकता है, लेकिन ये जो आपको पता है कि ओजोन कहाँ मिलता है, समताप मंडल में। कहाँ मिलता है, समताप। लेकिन पूरी तरह से दोस्तों समताप मंडल में दोस्तों ये नहीं होता है। ये 90% भाग होता है समताप मंडल में, बाकी जो 10% होता है भाई वो क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल में जो 10% होता है ना, यही क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। यही नुकसान मतलब कि जो ग्रीन हाउस गैस का दोस्तों इफेक्ट करता है, मतलब कि ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत दोस्तों आता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैस द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान दोस्तों बढ़ जाते हैं। ग्रीन हाउस गैस जितने भी गैसें देख रहे हैं वो क्या करते हैं, और सूर्य से जो अवरक्त विकिरण आ रहे हैं उसको दोस्तों अवशोषित कर लेते हैं, और जो वायुमंडल का तापमान है उसको क्या करते हैं, उसमें वृद्धि करते हैं दोस्तों। इसी को कहते हैं हम लोग ग्रीन हाउस गैस। आगे है कि वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है उसके उत्सर्जन सर्वाधिक योगदान देने वाले देशों की अगर बात करें तो इसमें चीन सबसे ऊपर है 28% के साथ पहले स्थान पर। USA दोस्तों आपका है 15% के बाद दूसरे स्थान पर। भारत 7% दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन में दोस्तों तीसरे स्थान पर है। और रूस दोस्तों आपका चौथे स्थान पर आता है 5% के बाद। और जापान 3% के बाद तो 5वें स्थान पर आता है। वहीं पर एक ऐसा देश दोस्तों जहाँ पर क्या है, कार्बन निगेटिव देश माना था, मतलब जहाँ पर कार्बन का दोस्तों उत्सर्जन होता है नहीं, मतलब माइनस में होता है, वो क्या है आपका भूटान दोस्तों। आगे है बात करते हैं हम लोग कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है ग्रीन भूमंडलीय तापमान दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पर दोनों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सकारात्मक प्रभाव क्या होता है। तो सकारात्मक प्रभाव होता है भैया इसका कि बादलों में वृद्धि होती है। जाहिर सी बात तापमान बढ़ेगा दोस्तों, जो नहीं तालाब जल क्या करेंगे, उसको वाष्प बनकर दोस्तों बादल का रूप लेगा। पौधों द्वारा जल उपयोगिता क्षमता में दोस्तों वृद्धि होती है। अधिक मात्रा में दोस्तों प्रकाश फैलेपन, जाहिर सी बात जब गर्मी बढ़ेगा तो प्रकाश फैलने की मात्रा दोस्तों अधिक हो गई होगी। आगे है नकारात्मक की बात कर लें तो फसल की उत्पादकता में कमी, मतलब जितना तापमान चाहिए उतना तापमान में फसल होगा, अब आवश्यकता पर अधिक मिलेगा तो जाहिर सी बात है कमी होगा। जैव विविधता में कमी, जाहिर सी बात है। मौसमी दशाओं में परिवर्तन होगा, देख ही रहे हैं आप लोग। बाढ़ सुखाड़ ये सब स्थिति आपको देखने के लिए मिल सकती है। समुद्र के स्तर में वृद्धि, जाहिर सी बात तापमान बढ़ेगा दोस्तों तो जो भी आपके ग्लेशियर तो क्या होंगे, बर्फ जो है बने हुए पिघलेंगे, पिघलने के कारण क्या तटीय प्रदेश डूबेंगे दोस्तों। आपके ग्लेशियर के पिघलना बताई दिए, नदियों के जलस्तर क्या होगा, बढ़ेगा। तापमान में वृद्धि होगा, पौधे में रोगों की वृद्धि होगी। स्कैंडिनेवियाई प्राद्वीप के अनेक देशों को काफ़ी तट समुद्र में समाहित हुए, मतलब जो भी ये सिर्फ ये इन देशों की बात नहीं हो रही है, जो भी तटीय देश हैं, जो भी दोस्तों तटीय देश हैं या तटीय क्षेत्र है दोस्तों, अगर इसी तरह से तापमान बढ़ता रहा और ग्लेशियर दोस्तों धीरे धीरे पिघलता रहा तो समुद्र का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बढ़ने पर जितनी भी दोस्तों तटीय हैं, जो समुद्र के किनारे बसे क्षेत्र हैं दोस्तों, देश हो नगर हो कोई भी दोस्तों, वो धीरे धीरे क्या होगा, समुद्र में दोस्तों समा जाएंगे। ये ध्यान दीजिए, एक समय ऐसा आएगा। समय से पूर्व आमों में बौर आ जाना दोस्तों, ये सब क्या है आपके प्रभाव हैं दोस्तों इसके। अब आगे हम लोग बात करते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में। नाम सुने होंगे अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होता है, तो जो बारिश होता है दोस्तों वो उसका pH मान कितना होता है, 7 होता है। लेकिन इस 7 pH मान से कम, मतलब कि 5.6 pH मान से अगर कम अगर किसी वर्षा का दोस्तों मात्रा रहेगा तो उसे वो कहते हैं हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, अम्लीय। याद रखिएगा अम्लीय वर्षा का पूछेगा तो कितना होता है pH मान 5.6 होता है, ये ध्यान दीजिएगा। एसिड रेन इसी को हम लोग कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा कराने वाले गैस क्या होता है, देखिए आपको बता देते हैं कि जो अम्लीय वर्षा होते हैं उसमें CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब क्या होता है, ये प्रमुख सहायक गैस है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों प्रमुख क्या है आपके सहायक है। ये याद नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, लेकिन CO2 और SO2 आपको याद रखना ही रखना है।
ये CO2 SO2 क्या करते हैं दोस्तों, तो CO2 SO2 क्या करते हैं, वायुमंडल में जो गैसें हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करके दोस्तों, ये जल के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कर करके आपके बना देते हैं आपका ये बनाते हैं H2SO4, मतलब कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। और जो आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है दोस्तों, आपका ये बनाता है आपका जल के साथ अभिक्रिया करके दोस्तों आपका बनाता है कार्बन, मान लीजिए कि इसको आप H2O है, इसको क्या करते हैं आप CO2 के साथ मिलाइएगा तो क्या बनाता है, कार्बोलिक अम्ल बनाता है। क्या बनता है, कार्बोलिक जो अम्ल होता है तो वो बना करके जो आप देखते हैं एसिड रेन, मतलब कि जो वर्षा का जो pH मान होता है उसको, pH मान दोस्तों क्या करता है, ये आपको कम कर देता है। कम करने पे क्या होता है दोस्तों, उसका जो एक्चुअल जो pH मान होना चाहिए वो ना हो करके उसका जो pH मान होता है घट करके दोस्तों, ये प्रदूषण के कारण दोस्तों वो एसिड रेन के रूप में दोस्तों क्या होता है पृथ्वी पर दोस्तों बरसता है, जो क्या होता है जीव के लिए, जितने भी जीव जंतु उनके लिए तो हानिकारक होता है। इसका प्रभाव क्या होता है, तो इससे दोस्तों त्वचा पर, अगर मान लीजिए कि आपका त्वचा पर दोस्तों ये एसिड रेन होता है तो फफोले दोस्तों पड़ जाते हैं। ताजमहल का देखते हैं रंग जो बेरंग हो गया दोस्तों, सफ़ेदी जो देख रहे हैं दोस्तों काला पड़ गया है, वो अम्लीय वर्षा के कारण दोस्तों हुआ है। इसमें आपका सबसे प्रमुख सहायक है आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो जलीय जीव जंतु को भी नुकसान इससे पहुंचता है। ये सिर्फ दोस्तों अगर ये आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से दोस्तों सिर्फ मनुष्य जाति को नहीं होता है, जो भी आपके पेड़ पौधे हो रहे हैं, जलीय जीव होते हैं उसको भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन ये सभी चीज़ का दोस्तों इफेक्ट किससे पड़ेगा, तो ज़्यादातर इफेक्ट दोस्तों पड़ेगा मनुष्य पे ही दोस्तों पड़ेगा। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं कृत्रिम वर्षा के बारे में। तो कृत्रिम वर्षा देखते हैं कभी कभी दोस्तों बारिश नहीं होता है, फिल्म वगैरह में कृत्रिम वर्षा कराता है। कैसे कराता है, तो कृत्रिम वर्षा कराता है दोस्तों सिल्वर आयोडाइड से, सिल्वर आयोडाइड AgI इसको बोलते हैं हम लोग, AgI दोस्तों। ये क्या होते हैं, गर्म वर्षीय बादल होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, गर्म वर्षीय बादल होते हैं। वहीं है शुष्क बर्फ, इसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इसमें दोस्तों क्या करते हैं, एल्के हैलाइड दोस्तों मिला करके हम शीत वर्षीय दोस्तों बादल करते हैं, ये मतलब वर्षा करते हैं शीत वर्षीय बादल। ये दोस्तों कृत्रिम वर्षा के हैं, मतलब कि सिल्वर आयोडाइड भी आपका जो गर्मीय वर्षा बादल होता है, और शुष्क जो ठोस बर्फ होते हैं आपके, जो इसमें एल्किन हैलाइड दोस्तों मिला करके आप ये बारिश दोस्तों करवा सकते हैं। अब बात करते हैं ओजोन। जैसे हम बात की कि ओजोन, तो ओजोन के पहले मान लीजिए कि ओजोन जो क्षरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो ओजोन का पहला सूत्र होता है O3। तो ये ओजोन जो है भैया वो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ है, याद रखिएगा ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। इसका सूत्र क्या होता है, O3 होता है। अब बात है कि ओजोन क्षरण क्या है, तो ओजोन क्षरण दोस्तों बताते हैं कि समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में, समताप मंडल में दोस्तों पाया जाता है। इसी को हम लोग कभी कभी ओजोन छिद्र आपकी किताब में लिखा मिलता है। तो ओजोन छिद्र का मतलब होता है भैया ओजोन में छेद नहीं हो जाना, ओजोन के परत जो इसमें छेद नहीं होना। ओजोन परत की जो मोटाई है, मोटाई में जो कमी आती है, जो मोटाई में दोस्तों कमी आ रही है, उसी को बोलते हैं दोस्तों ओजोन क्षरण बोलते हैं या ओजोन छिद्र बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये ओजोन छिद्र समझ में आया होगा। तो ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल में दोस्तों मिलता है। यहाँ पर 90% होता है, 10% आपका क्षोभ मंडल में होता है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। प्राकृतिक ओजोन गैस एक मेखला है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। देखते हैं कि सूर्य से क्या होता है, पराबैंगनी किरण आती है दोस्तों, जो क्या है मनुष्य जाति के लिए हानिकारक होती है। तो उस पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है, अवशोषित करने का काम करती है और रिफ्लेक्ट करने का दोस्तों ये काम करती है। कौन दोस्तों, ओजोन। लेकिन मनुष्य बता दिए कि अपने आरामदायक ऐसो आराम के जीवन जीने के लिए दोस्तों क्या किया है, इसको भी दोस्तों नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। जैसे मतलब कि रेफ्रिजरेटर होता है, प्रशीतक होता है, उसका इस्तेमाल करना दोस्तों शुरू कर दिया। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें जो गैस होता है प्रशीतक करने के लिए, उसमें फ्रेऑन या उसी को बोलते हैं आपको CFC बोलते हैं। वो क्या होता है, ओजोन जो परत है तो उसके लिए नुकसानदायक होता है, मतलब कि नुकसानदायक होता है। इसकी जो मोटाई होती है उसको दोस्तों कम कर देता है, उसकी कमी कर देता है, जिससे क्या होता है जो पराबैंगनी किरण को आसानी से इसको आर पार दोस्तों कर सकती है। और जब आर पार करना शुरू कर देंगे दोस्तों, तो जो पृथ्वी को ये संरक्षित कर रहा है, पृथ्वी को संरक्षित न कर करके डायरेक्ट आपका पराबैंगनी किरण आएगा, वो मनुष्य के लिए क्या होगा दोस्तों, घातक होना शुरू हो जाएगा। तो ओजोन एक प्राकृतिक गैस है जिसका सूत्र बता दिए O3 होता है। ओजोन का अधिकांश भाग 90% समताप मंडल की 90% समताप मंडल में मिलता है, जिसकी निचली परत में 15 से 30 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। और क्षोभ मंडल में ओजोन का शेष भाग जो 10% होता है तो क्षोभ मंडल में आपको देखने के लिए मिलता है, जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो ये हानि मतलब कि गैस में दोस्तों शामिल रहता है। क्षोभ मंडल का ओजोन वायु के प्रदूषित करता है, जो क्षोभ मंडल में जो ओजोन आपका है, एवं स्मोक के निर्माण में मदद करता है। इसलिए क्षोभ मंडल का ओजोन हानिकारक दोस्तों माना जाता है। वायुमंडलीय ओजोन का माप डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर से दोस्तों करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। वायुमंडलीय ओजोन जो मापते हैं हम उसको डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर जो मापते हैं उसमें होता है। ऐसे पूछेगा आपको ओजोन की इकाई क्या होती है, तो वो डॉप्सन होता है, उससे मापते हैं डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर से।
इस डॉप्सन यूनिट में व्यक्त किया जाता है दोस्तों, बता दिए आपको। आगे है कि एक डॉप्सन यूनिट जो ओजोन की मोटाई 0.01 मिलीमीटर के बराबर दोस्तों होता है। अब ये ओजोन को दोस्तों जो विघटनकारी पदार्थ है, मतलब जो ओजोन को दोस्तों नुकसान पहुंचा रहा है, वो कौन कौन है? तो ये दोस्तों आपके CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका हो गया, हैलोजन्स हो गए हैं, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया आपको, ट्राई क्लोरोथिन हो गया आपका, हेलोन दोस्तों आपका है 12111301 दोस्तों। ये सब जो गैस दोस्तों इस्तेमाल कर रहे हैं मनुष्य दोस्तों अलग अलग यंत्रों में, ये क्या कर रहा है? ओजोन को दोस्तों नुकसान पहुंचा रहा है, ओजोन को नुकसान दोस्तों पहुंचा रहा है। ओजोन क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों में प्रमुख रूप से जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण क्या है, मतलब कि जो गैस है दोस्तों आपका ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का निर्माण क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन दोस्तों होता है। इसका व्यापारिक नाम दोस्तों फ्रेऑन है। व्यापारिक नाम क्या है दोस्तों? ये फ्रेऑन दोस्तों है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेऑन के नाम से भी जानते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि CFC का मुख्य उपयोग रेफ्रिजरेटर आपका हो गया, एयर कंडीशनर हो गया आपका जो AC होता है, में प्रशीतक के रूप में दोस्तों आग बुझाने वाले कारकों के रूप में प्रयोग किया जाता है CFC गैस का। अब ओजोन परत के संरक्षण के उपाय, अब देखा मनुष्य कि भैया अगर ऐसे हम नुकसान पहुंचाते जाएंगे तो हमारा भी जीवन क्या होगा? संकट होगा। हम लंबे समय तो पृथ्वी पर निवास नहीं कर पाएंगे। निवास तो करेंगे लेकिन ये जो पृथ्वी है, मतलब कि पर्यावरण है दोस्तों, वही क्या करेगा दोस्तों? हमको अपने में विलीन कर लेगा। तो इसके लिए दोस्तों क्या किया? उसको संरक्षित करना शुरू किया। तो टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक GW केंट मूर के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ता ने 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन हैलो का दोस्तों पता लगाया। ओजोन परत के क्षरण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों हुआ था 16 सितंबर 1985 को दोस्तों। ये मॉन्ट्रियल कनाडा में दोस्तों दुनिया का तमाम जो देश बड़े बड़े थे दोस्तों, उन्होंने मिलकर यहाँ पर बैठक किया था। और 1989 में ये प्रभावित दोस्तों हुआ था, मतलब कि यहाँ पर कार्य करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर कहा गया था कि जो अब ओजोन परत को नुकसानदेह जो गैस है दोस्तों, उसमें क्या करेंगे? हम कमी लाएंगे। क्या करेंगे? एकाएक बंद नहीं कर देंगे, उसमें कमी लाएंगे दोस्तों, जो विकसित अविकसित देश है उसके लिए। और इसीलिए दोस्तों क्या हुआ कि 16 सितंबर को बैठक हुआ था, इसीलिए 16 सितंबर को हर साल ओजोन डे के रूप में दोस्तों, ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपसे एग्जाम में हमेशा पूछता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत विकसित देशों को वर्ष 2000 तक CFC का उपयोग एवं उत्पादन पूरी तरह से तो प्रतिबंधित करने को कहा गया। जो भी तो विकसित देश है, जो विकासशील हैं या जो अविकसित है, उनको तो मतलब वो तो कर सकते थे थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, लेकिन जो विकसित कर चुके हैं उनको दोस्तों हमने प्रतिबंध दोस्तों लगाने के लिए कहा गया। आगे कि रवांडा के किंगाली में अक्टूबर 2016 में 197 देशों ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए दोस्तों एक ऐतिहासिक समझौता किया था। इसमें 2100 तक, मतलब कि आपका 2100 जो अभी 2000 चल रहा है ना, तो 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग को 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कमी करने का तो लक्ष्य रखा गया है। जो ये सम्मेलन रवांडा में दोस्तों हुआ था 2100 तक। यहाँ तक आप लोग जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं। अब आते हैं ओजोन परत के क्षरण के प्रभाव। तो ओजोन परत जो होता है भाई, सूर्य के परावैंगनिक किरणों को सामान्यतः 3 वर्गों में से बांटते हैं। एक होता है UVA जो आपका 315 से 400 दोस्तों आपका नॉटिकल मील बोल सकते हैं। नॉटिकल NM बोलिए, नॉटिकल मील मत बोलिए। NM नॉटिकल मील तब नौफन चालक होता है। UVB जो सबसे ज़्यादा खतरनाक दोस्तों यही होता है आपका UVB दोस्तों। UVC दोस्तों आपका जो आपका 100 से लेकर 280 NM होता है, 280 315 NM दोस्तों होता है। आगे दिया कि UV जो अल्ट्रावायलेट B विकिरणों से प्रभाव दोस्तों क्या होता है? सबसे ज़्यादा खतरनाक आपका यही होता है। यह अत्यंत घातक सनबर्न है। ये मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर, जीन उत्परिवर्तन दोस्तों, आनुवांशिक दोष दोस्तों, इससे आपको होने की बहुत ज़्यादा चांसेस दोस्तों रहते हैं। ओजोन परत को सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश के 93 से 99% मात्रा दोस्तों अवशोषित कर लेते हैं, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए तो हानिकारक है। बता दें कि अवशोषित करते हैं, उसको तो परिवर्तित कर देते हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण के सतत विकास के लिए। तो सतत विकास का मतलब होता है कि आप भी अपना विकास कीजिए, लेकिन साथ साथ भविष्य को भी दोस्तों, जो आपकी पीढ़ी है उसको भी ध्यान में रख करके। तो पर्यावरण के बारे में बता दिए कि जितने भी हमारे जैव अजैव घटक होते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु समूह जो हमारे चारों ओर हैं, ये सामूहिक रूप से तो पर्यावरण कहलाते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 दोस्तों बता दिए थे, किसके अनुसार? पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ से घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो 1986 में ये परिभाषित किया गया था। हम लोग बात करते हैं पर्यावरण के लिए कि देखिए पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर पर्यावरण देखिए, पर्यावरण को हम अलग अलग भाग में बांटते हैं। एक वायुमंडल हो गया आपका, जलमंडल हो गया, जीवमंडल हो गया, स्थलमंडल हो गया।
तो वायुमंडल के बारे में बात करते हैं तो इसमें छह मंडल आम मंडल दोस्तों आपका हो गया। जल मंडल के बारे में बात करेंगे तो हिमनद, झील, नदी, सागर। जीव मंडल में दोस्तों पौधे आपके हो गए, जीव जंतु हो गए आपके। स्थल मंडल में आपका पर्वत, मैदान, मरुस्थल, ये सब चीज़ चाहेंगे, ये सब मिलकर दोस्तों के पर्यावरण का निर्माण करते हैं। आगे हम लोग आते हैं, इधर भी थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद पर्यावरण के जो प्रमुख घटक है, तो पर्यावरण के जो प्रमुख घटक है भाई वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके भौतिक, जिसको हम लोग अजैविक बोलेंगे, और सांस्कृतिक मतलब कि मानव निर्मित गतिविधियाँ दोस्तों। अजैविक मतलब जो निर्जीव हो गए, स्थल, वायु, जल दोस्तों, ये सब क्या है, निर्जीव है, जो आपके भौतिक या जैविक घटक हैं। जैविक घटक बता दिए जो क्या है, सजीव होते हैं। याद रखिए, कभी कभी यहाँ पूछे निम्नलिखित में से कौन जैविक है कौन अजैविक है, तो जो सजीव रहते हैं दोस्तों समझिए क्या है, वो आपका जैविक घटक है, जिसमें आपका पेड़ पौधे सजीव हैं, जीव जंतु सजीव है, सूक्ष्म जीव सजीव है दोस्तों, ये सब क्या आते हैं, जैविक घटक आते हैं। और सांस्कृतिक जो है मानव निर्मित दोस्तों जो गतिविधियाँ होती है वो क्या कहलाती है, सांस्कृतिक कहलाती है। अब पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हम बात करते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण बता दिए कि मनुष्य अपने लाभ के लिए पर्यावरण को दूषित प्रदूषित कर रहा है। तो प्रदूषण भूमि, वायु, जल, भौतिक, रासायनिक एवं जैव अभिलक्षणों में अनापेक्षित परिवर्तन के फलस्वरूप दोस्तों होता है। वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है उसको प्रदूषक कहते हैं, जिससे प्रदूषण फैला रहे हैं। जैसे मान लीजिए वायुमंडल में क्या कर रहा है मनुष्य दोस्तों, अवांछनीय दोस्तों पदार्थों को मिला रहा है, मतलब ये फैक्ट्री हो गया, मोटर गाड़ी हो गया, तो उससे क्या हो रहा है, जो वायुमंडल उसको क्या हो रहा है दोस्तों, अवांछनीय पदार्थ से मिलने पर दोस्तों प्रदूषित हो जा रहा है। तो जो प्रदूषित हो रहा है वही कहलाता है दोस्तों आपका वायु प्रदूषित हो रहा है, तो वही कहलाता है वायु प्रदूषण कहलाता है। जो प्रदूषण दोस्तों कर रहा है उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रदूषक कहेंगे दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। अब आगे आते हैं हम लोग प्रदूषक, जो प्रदूषण है उसके प्रकार के बारे में। तो ऐसे तो पता ही होगा आपको, लेकिन फिर भी आप थोड़ा देख लीजिए। तो प्रदूषण भौतिक गुणों के आधार पर दोस्तों गैसीय प्रदूषण, धूल प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो सक्रिय प्रदूषण दोस्तों, ये भौतिक गुणों के आधार पर हो गया। उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों जो आपका होता है प्राकृतिक, उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक जो प्रदूषण होता है वो ज्वालामुखी फूटने पर जो हानिकारक दोस्तों गैसें निकलती है, लेकिन जो प्राकृतिक दोस्तों निकाल रहा है तो उस प्राकृतिक गैसों को दोस्तों खुद क्या करता है, प्रकृति दोस्तों अवशोषित कर लेता है, उसमें उतना दोस्तों है क्षमता अवशोषित करने का। लेकिन मनुष्य दोस्तों क्या कर सकता है दोस्तों, अधिक क्या कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है। इसको दोस्तों मतलब अवशोषित करने का तो क्षमता पृथ्वी अपना खो चुका है, मतलब पर्यावरण दोस्तों खो चुका है। तो प्राकृतिक बता दिए ज्वालामुखी का फूटना दोस्तों, ये इससे भी हानिकारक मतलब होते हैं, यहाँ से भी वायुमंडल से प्रदूषित होता है, लेकिन बता दिए कि ये गैसों को दोस्तों अवशोषित करने की क्षमता है। मानवोद्भवी दोस्तों आपका हो गया, मनुष्य द्वारा औद्योगिक क्षेत्र जो बता दिए ये आपका उत्पत्ति के आधार पर आपका है। कृषि से उत्पादन प्रदूषक दोस्तों जो आपका होता है कीटनाशक का प्रयोग करने से। वहीं बात करते हैं पारिस्थितिकी, जो आपके तंत्र के आधार पर जो जैव निम्नीकरणीय, जो मतलब आसानी पे क्या होते हैं दोस्तों, सड़ गल जाते हैं, जैसे घर का कूड़ा, पशुओं के मलमूत्र, सीवेज दोस्तों, ये सब क्या होता है आसानी से मतलब कि सड़ गल जाते हैं। लेकिन एक जैव निम्नीकरणीय और रहित होते हैं, मतलब जो आसानी से सड़ते गलते नहीं, जैसे प्लास्टिक हो गया, उसको कितना भी गलाइए फाड़िए कुछ भी कीजिए उसको तो खत्म होने वाला नहीं है। डीडीटी हो गया दोस्तों का, बेंजीन हो गया, हेक्साक्लोराइड हो गया, ये सब दोस्तों क्या है, जैव निम्नीकरण, मतलब इसको अजैव निम्नीकरण बोल सकते हैं दोस्तों। आगे है कि पर्यावरणीय भाग के आधार पर दोस्तों आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ये सब दोस्तों इसको भी ध्यान दीजिएगा, आप बचपन में पढ़े होंगे। अब आगे बात करते हैं धारणीय विकास दोस्तों, बताएं जो सतत विकास बता दिए कि अपना तो विकास कीजिए ही अपना, लेकिन भविष्य को भी ध्यान में रखिए, अपनी पीढ़ी को भी ध्यान में रखिए। तो धारणीय विकास विकास की वो अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं को साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। बता दिए कि अपना तो कर रहे हैं भला, लेकिन भविष्य को भी ध्यान में रख करके कीजिए कोई भी संसाधन उसका इस्तेमाल। धारणीय विकास की अवधारणा 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में दोस्तों प्रस्तुत किया था 1987 में। फिर आपका जो रियो पृथ्वी सम्मेलन पहला हुआ था, जिसमें दोस्तों कि वर्ष 1992 में दोस्तों आयोजित पृथ्वी सम्मेलन जो रियो डी जेनेरो ब्राजील में दोस्तों हुआ था आपका सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 में दोस्तों इस समर्थन प्रदान किया गया। मतलब इसमें दोस्तों धारणीय विकास जो सतत पोषणीय विकास है उसके बारे में दोस्तों इसमें जोड़ दिया गया इसमें। और आगे दोस्तों इसमें 21 एजेंडे जो एजेंडा था 21 दोस्तों इसमें कहा गया कि जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण करना है, पूंजी स्थानांतरण के उदार बनाने में बल देना है, सबको खाद्य एवं स्वच्छ जल एवं सुरक्षा देना है, विकासशील देशों में गरीबी निवारण, जनसंख्या का उसमें नियंत्रण करना है दोस्तों, ये एजेंडा 21 के अंतर्गत। आगे हम लोग बात करते हैं कि आगे है कि धारणीय विकास की अवधारणा सर्वप्रथम प्रतिपादन ब्रैट लैंड दोस्तों 1987 में किया था। बता दें ब्रैट जो 1987 में जो हुआ था, जिसका समर्थन 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन में किया था, पहला पृथ्वी सम्मेलन में। लेकिन इस शब्द जो आप देख रहे हैं आप जो धारणीय या विकास दोस्तों, इसको अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी, तो ब्रैट लैंड दोस्तों 1987 में दिए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17
सतत विकास मतलब सतत जो धारणीय विकास है या धारणीय पोषणीय विकास बोलिए, इसके 17 सतत विकास लक्ष्यों का दोस्तों निर्धारण किया है, जिसमें 2030 तक प्राप्त करने का दोस्तों लक्ष्य रखा गया है कि जो 17 जो हम लोग जो एक सतत विकास का लक्ष्य रखे हैं, 17 जो टॉपिक है दोस्तों, इस टॉपिक पर क्या करना है हमें 2030 तक दोस्तों इसमें लक्ष्य को प्राप्त करना है। जो लक्ष्य रखे हैं देखिए 17 लक्ष्य कौन कौन है देख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए क्या क्या है। तो 17 विकास लक्ष्य है। तो पहला गरीबी को समाप्ति करना है, जो सतत पोषणीयता विकास का है, गरीबी को समाप्त करना है, भूखमरी को मुक्ति करना, पहला गरीबी, दूसरा भूखमरी, तीसरा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा है लैंगिक समानता। कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है कौन सा छठा नंबर का जो आपका सतत विकास कौन सा है, इस तरह से तो गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, गुणवत्ता मतलब शिक्षा, लैंगिक समानता दोस्तों आपका जल एवं स्वच्छता हो गया, किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा हो गया, उत्कृष्ट एवं आर्थिक विकास हो गया, उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे का विकास हो गया, असमानताओं में कमी हो गया। आगे है कि संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास हो गया, जिम्मेदारी के साथ उपभोग एवं उत्पाद हो गया, जलवायु कार्रवाई हो गया, जलीय जीवों की सुरक्षा हो गया, स्थलीय जीवों की सुरक्षा हो गया, शांति न्याय एवं सशक्त संस्थाएं हो गई आपकी, लक्ष्यों के लिए भागीदारी हो गई। तो ये कुल मिलाकर 17 दोस्तों लक्ष्य रखे हैं, जिसमें 2030 तक दोस्तों इसमें क्या करना है, प्राप्ति दोस्तों करना है। अगर आपसे कहीं पूछ दे एग्जाम में कि सतत जो विकास लक्ष्य है उसमें कुल कितनी संख्या है, तो 17 है। कब तक इसको हासिल करना है, तो 2030 तक दोस्तों इसको हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे इधर भी है क्या, नहीं इधर नहीं है, हम लोग बात करते हैं, इस पर बात करेंगे। प्राथमिक प्रदूषण और द्वितीयक प्रदूषण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, कभी एग्जाम में आपसे पूछता है। ये प्रदूषक प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाकलापों के साथ सीधे वायु में निष्कासित होते हैं, मतलब कि प्राकृतिक द्वारा होंगे या तो हमारे द्वारा होंगे, मतलब मनुष्य द्वारा, और सीधे क्या होंगे प्राकृतिक में उसका जाकर मिल जाएंगे। इसमें आपके कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका कणकीय पदार्थ हो गया, पार्टिकुल मैटर हो गया, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया N2 दोस्तों। ये सब क्या होते हैं, डायरेक्ट दोस्तों हमारे यहाँ प्रकृति द्वारा निकाले जाते हैं और ये डायरेक्ट जाकर के दोस्तों वायुमंडल में जाकर मिल जाते हैं। वहीं द्वितीयक प्रदूषक के बारे में बात कर लें दोस्तों, तो इनका निर्माण विद्युत चुंबकीय विकिरणों के प्रभाव के अधीन प्राथमिक प्रदूषकों तथा सामान्य वायुमंडलीय यौगिक के बीच रासायनिक अभिक्रिया से होता है। द्वितीयक मतलब कि जो प्राथमिक है उसी से मिलकर दोस्तों बनेगा, आपका उसी से क्या होगा मिल करके बनेगा, वो कहलाता है द्वितीयक कहलाता है। इसमें आप तुरंत आसानी से पकड़ ले, जैसे आपका ओजोन, नाइट्रिक अम्ल हो गया, आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, आगे है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया दोस्तों। ये सब क्या होता है मिलकर बनते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का द्वितीयक हो गया, नाइट्रिक अम्ल का द्वितीयक हो गया, ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सब याद रखिएगा। एक पॉइंट बताना, वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जो आपके ओजोन जो था आपका अम्लीय वर्षा, वहाँ पर SO2 और NO2 याद रखिएगा, SO2 और NO2 दोस्तों गैस होता है। इससे क्या होता है, इससे जल मिल करके दोस्तों बनाता है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोस्तों क्या होते हैं, घातक होते हैं दोस्तों। ये क्या करते हैं, अम्लीय वर्षा के दोस्तों क्या कारगर होते हैं, मतलब कि इसमें यही क्या होते हैं, वो दोस्तों अम्लीय वर्षा कराते हैं, याद रखिए। इससे जल से मिल करके ये बनाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल और ये बनेगा नाइट्रिक अम्ल बनाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब वायु प्रदूषण के बारे में बात करेंगे कि जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों को निश्चित अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन दोस्तों होता है, इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। कोई भी चीज़ दोस्तों आप ही के जीवन में कोई अवांछनीय पदार्थ मिल जाता है, बोलते नहीं कि हमारा जीवन मतलब कि उथल पुथल हो गया, उसी तरह से दोस्तों वायुमंडल का भी होता है। तो ये PM मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर दोस्तों। ये 10 माइक्रोन से बड़े आकार वाले कणों को शुद्ध कणिकीय पदार्थ या धूल की संज्ञा दोस्तों दी जाती है इसमें। आगे है फ्लाई एश क्या होता है, तो जो ताप विद्युत केंद्र होता है, यहाँ से दोस्तों बिजली बनता है, तो वहाँ पर दोस्तों फ्लाई एश सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ काफ़ी दूर तक यात्रा करता है। इसका उत्सर्जन मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत घरों में दोस्तों होता है, मतलब समझिए पाउडर की तरह पिसा हुआ पाउडर होता है। इसमें सीसा, कोबाल्ट, आर्सेनिक, कॉपर जैसे नुकसानदेह पदार्थ होते हैं। इससे श्वसन तंत्र संबंधी रोग होता है तथा प्रकाश संश्लेषण से वो बाधित दोस्तों करता है। ये आगे है कि निलंबित कणिकीय पदार्थ जिसको SPM दोस्तों बोलते हैं। इसका जो आकार होता है 0.1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर होता है दोस्तों। 10 माइक्रोमीटर से जैसे छोटे आकार के कण जो होते हैं वो PM10 कहलाते हैं, जो श्वसनशील निलंबित कणिकीय पदार्थ कहलाते हैं दोस्तों। 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे आकार के कण जो PM2.5 श्वसन संबंधी बीमारियों को पैदा करने में सहायक होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे बात करेंगे हम लोग कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों बहुत ही क्या होता है दोस्तों, ये घातक होता है।
ये सभी वायु प्रदूषकों में 50% का दोस्तों प्रतिनिधित्व करता है। इसे दम घुट्टू गैस दोस्तों कहते हैं। दम घुट्टू गैस क्यों कहते हैं दम घुट्टू गैस? क्योंकि दोस्तों आप जो आरबीसी होता है, आरबीसी से बहुत ज़्यादा ये लव करता है, मतलब प्यार करता है दोस्तों। आरबीसी अगर मान लीजिए कि उसको O2 मिल जाए और CO2 मिल जाए, O2 मिल जाए, CO2 मिल जाए, तो सबसे पहले आरबीसी किसके प्रति आकर्षित होगा दोस्तों? इस CO2 के प्रति आकर्षित करेगा। अब जाहिर सी बात है, जब CO2 के प्रति मतलब CO के प्रति आकर्षित हो रहा है तो क्या करता है दोस्तों? जो रक्त का प्रवाह होता है, जो ऑक्सीजन का प्रवाह, जो हमारे पूरे बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, उसको तो ये रोक देता है। क्या करता है? रोक देता है। श्वसन मतलब सांस लेने में उसको क्या होता है? दिक्कत होता है। देखते होंगे सड़क पर दोस्तों चलते होंगे तो जहाँ पर ज़्यादा दोस्तों क्या होता होगा? प्रदूषण होगा दोस्तों वायुमंडल में, तो वहाँ पर आपको सांस लेने में दिक्कत हो। क्यों होता है? क्योंकि ये वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और ये दोस्तों क्या करता है? आरबीसी के साथ मिल करके दोस्तों क्या करता है? आपके जो ऑक्सीजन का जो परिवहन दोस्तों उसको रोक देता है, उसको रोक देता है। इसे हम लोग दम घुट्टू गैस भी कहते हैं, दम घुट्टू लगता है। मीथेन CH4 ये धान के खेत, कोयले, खदान एवं घरेलू पशु वातावरण मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं दोस्तों ये सब। इसे हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। इसको हम लोग मार्स गैस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे हम लोग बोलते हैं बेंजीन के बारे में कि बेंजीन क्या है? बेंजीन से रक्त कैंसर दोस्तों होता है। इसके एक पॉइंट याद रखिएगा, बेंजीन, इसका सूत्र C6H6 होता है। आगे है कैडमियम। कैडमियम के कारण श्वसन विष की तरह कार्य करते हैं। ऐसे टाई रोग भी इसी कारण होता है। टाई ये हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं और वह रक्त दाब को दोस्तों बढ़ाने का भी काम करता है। कैडमियम इसका होता है संकेत CD दोस्तों होता है। आगे हम लोग आते हैं राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री 6 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI का शुभारंभ किया था। AQI 8 प्रदूषक को सम्मिलित किया जाता है। निलंबित धूल कण जिसमें PM जो पार्टिकुलेट मैटर दोस्तों 10 होता है, उसमें सूक्ष्म कण PM 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका NO2, ओजोन O3, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया आपका CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया, अमोनिया दोस्तों NH3 हो गया और लेड दोस्तों PB हो गया। उधर आते हैं हम लोग आगे कि वायु गुणवत्ता सूचकांक 6 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। अच्छा जो होता है AQI सीमा वो होता है दोस्तों 0 से 50 AQI इसके बीच में अगर आता है तो कलर कोड होता है दोस्तों हरा होता है। संतोषजनक होता है 51 से लेकर 100, ये दोस्तों हल्का हरा होगा। सामान्य प्रदूषित होता है 101 से 200 जो गुलाबी होता है। खराब दोस्तों होता है 201 से लेकर 300 पीला होता है। अति खराब 301 से लेकर 400 जो लाल होता है। और गंभीर दोस्तों 401 से लेकर 500 दोस्तों ये हरा क्या होता है दोस्तों? लाल होता है, जो आपके वायु गुणवत्ता सूचकांक को दोस्तों प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं जल प्रदूषण के बारे में। तो जल प्रदूषण की गुणवत्ता को कम करने वाले जो प्रदूषक होते हैं वही मतलब जो भी मतलब जल को प्रदूषित कर रहे हैं, जो अवांछनीय पदार्थ मिल करके, वही जल प्रदूषण तो कहलाते हैं। सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता को निर्धारण जैव ऑक्सीजन मांग BOD दोस्तों, रासायनिक ऑक्सीजन COD, खुली ऑक्सीजन तब pH के मान पर दोस्तों आधारित किया था। मतलब कैसे हम पता करेंगे कि कौन शुद्ध है कौन दोस्तों अशुद्ध जल है? तो ये सब दोस्तों कुछ ये आपके मानक दिए हुए हैं। जैविक ऑक्सीजन मानक दोस्तों बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दोस्तों परीक्षण जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरणीय कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का आकलन करता है। पीने के स्वच्छ जल की BOD की मात्रा 1 ppm के से कम होनी चाहिए। सामान्यतः नदियों में BOD का स्तर 40 मिलीग्राम प्रति लीटर दोस्तों होना चाहिए, तभी दोस्तों क्या होगा? वो स्वच्छ होगा, उसको पी सकते हैं। जल प्रदूषण के कारण देखिए बहुत सारी बीमारी होती है आपकी। हैजा हो गया, तपेदिक, पीलिया, अतिसार, मियादी ज्वार, पैरा टाइफाइड हो गया, पेचिस, ये सब इसको जल जनित बीमारी के नाम से हम लोग जानते हैं। एस्बेस्टस के रेशों से उपयुक्त जल के सेवन से एस्बेस्टोसिस दोस्तों जो फेफड़े के कैंसर का रूप नामक रोग हो जाता है। पारायुक्त जल पीने से दोस्तों आपका मिनी माता रोग होता है दोस्तों। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम दोस्तों हो जाता है। ये सब देखिए जल प्रदूषण के कारण ही हो रहा है। नाइट्रेट से आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम। कैडमियम की अधिकता से इटाइटाइड हो गया आपका। आर्सेनिक से दोस्तों आपका ब्लैक फुट नामक रोग होता है। सीसा युक्त जल से एनीमिया दोस्तों, सिर दर्द एवं मांसपेशियों दोस्तों कमजोरी का आभास होता है। नौकनी संलक्षण फ्लोराइड के प्रदूषण दोस्तों होता है। आगे हम लोग बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में। ध्वनि प्रदूषण के बारे में बात करते हैं, बस थोड़ा सा और है। तो उच्च तीव्रता वाले ध्वनि अर्थात अवांछित शोर के कारण उत्पन्न अशांति बेचैनी की दशा को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या है? जैसे मान लीजिए कि सामान्य ध्वनि जो आपको सुनने में दोस्तों अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे आवश्यकता से अधिक हो गया जो आपको बेचैन कर देता है, उसका ध्वनि प्रदूषण दोस्तों कहलाता है। ध्वनि की तीव्रता की मापन जो मापन इकाइयों डेसिबल दोस्तों होता है। ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में हरे पौधे को अधिक रोपित किया जाता है क्योंकि ये उसमें ध्वनि को अवशोषित करने की क्षमता दोस्तों अधिक होती है। किसमें? हरे पौधे। मतलब पर्यावरण मतलब जितना ये पेड़ पौधे लगाए वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होता दोस्तों, वो आपके लिए लाभदायक होता है, लेकिन मनुष्य ये समझता नहीं है। आगे है ध्वनि।
जो डेसिबल में दिया है, ध्वनि को मतलब डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि का स्रोत जो पत्तियों की सरसराहट होती है, देखते हवा चलता सरसर करता है तो 20 डेसिबल का ध्वनि होता है। फुसफुसाते हैं हम लोग दोस्तों 30 डेसिबल का होता है। शांत कमरे में जो ध्वनि उत्पन्न होता है वो 40 डेसिबल का होता है। सामान्य बातचीत हम लोग करते हैं दोस्तों, वो आपका 45 होता है। मनुष्य के लिए जो उचित होता है वो 45 से दोस्तों ही होता है, 45 डेसिबल का ध्वनि मतलब कि सर्वश्रेष्ठ दोस्तों होता है। आगे है कि 80 से 85 ट्रक और बसों के दोस्तों आवाज़ देखते हैं आदमी को बेचैन कर देता है। जेट इंजन की आवाज़ दोस्तों और बेचैन करता है, जो 120 डेसिबल का होता है। 150 डेसिबल का जेट प्लेन की लैंडिंग होती है दोस्तों, और 180 डेसिबल दोस्तों का रॉकेट इंजन का दोस्तों आवाज़ होता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं इधर जो प्रमुख, अच्छा यही है कि जो प्रमुख पर्यावरण एवं मानवाधिकार संगठन दोस्तों बने हुए हैं, जैसे UNEP दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम दोस्तों 1972 में बना था, और इसका जो मुख्यालय है नैरोबी केन्या में दोस्तों है, केन्या का नैरोबी में है। रेड क्रॉस दोस्तों जो 1863 में बना था, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। हर साल 8 मई को हम लोग रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। ग्रीन पीस दोस्तों जो आपका 1971 में बना था, नीदरलैंड की जो आपका जगह है आपका एम्स्टर्डम दोस्तों, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में बना था, इंग्लैंड के राजधानी लंदन में इसका मुख्यालय है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड नेचर दोस्तों ये 1988 में बना था, और इंग्लैंड का जो शहर है कैम्ब्रिज दोस्तों वहाँ पर इसका मुख्यालय है। ह्यूमन राइट वॉच 1978 में बना है। USA का दोस्तों आपका वित्तीय राजधानी है न्यूयॉर्क, वहाँ पर दोस्तों इसका मुख्यालय है। IPCC दोस्तों आपका 1988 में बना है, और स्विट्जरलैंड जिला में इसका मुख्यालय इसका है। ट्रैफिक दोस्तों आपका 1976 का है, यही इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में इसका मुख्यालय है। वेटलैंड इंटरनेशनल दोस्तों आपका 1976 में नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है, और इंग्लैंड बताया था आपको। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ 1969 का दोस्तों, नीदरलैंड का जो शहर है एम्स्टर्डम में उसका मुख्यालय है। आगे है IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर दोस्तों, जिसको IUCN कहते हैं, 1940 में बना, इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। अब कुछ दोस्तों यहाँ पर जो बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण जो संधि हुआ है, सम्मेलन हुआ है, उसके बारे में ये यहाँ पर दोस्तों सारी बातें हम बताएंगे, यहाँ पर देख लीजिए। आगे हम लोग आते हैं, इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आसानी से सारी बातें। स्टॉकहोम सम्मेलन देखिए 1972 से पहले पृथ्वी मतलब कि पर्यावरण को लेकर के किसी कोई भी देश दोस्तों क्या था, इसको लेकर के कोई भी देश मतलब कि जो होता नहीं है कि हाँ हमें इसको सुरक्षित करना, उसमें कोई भी कोई दिलचस्पी दोस्तों नहीं दिखाता। लेकिन ये जो स्टॉकहोम दोस्तों स्वीडन की राजधानी में दोस्तों होता है आपका सम्मेलन, ये आपका 1972 में कहाँ होता है, 1972 में दोस्तों। ये पर्यावरण का पहला सम्मेलन है जो विश्व स्तर पर दोस्तों होता है। यहाँ पर पर्यावरण का दोस्तों मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ पर लोग जितने भी देश तमाम देश मिलते हैं वो दोस्तों यहाँ पर बैठक करते हैं। बैठक के बाद दोस्तों निर्णय लेते हैं कि हाँ हमें पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए अगर हमें सुरक्षित रहना है तो। इसी उद्देश्य से दोस्तों 1973 मतलब 5 जून की बात करें, 5 जून 1973 से दोस्तों हर साल क्या हुआ, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की दोस्तों घोषणा की गई है, और आज दोस्तों हम लोग मनाना शुरू किए, यहीं से परंपरा दोस्तों शुरू होती है। आगे है कि इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण जो UNEP है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम से इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी, और 5 जून को दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाने की दोस्तों घोषणा की गई थी, जो 1973 से मनना दोस्तों शुरू हो गया है। ये दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा में दोस्तों हुआ था ओजोन परत को लेकर के 1987 में, यहीं पर बता दिए थे कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, उसकी मोटाई जो कम हो रही है उसको संरक्षित करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देशों ने क्या किया था दोस्तों, बैठक किया था, और 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन दिवस मनाने की दोस्तों घोषणा की थी। रियो सम्मेलन जिसको मतलब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, जो 1992 में दोस्तों हुआ था। इसी में आपका सतत विकास जैव विविधता दो शब्द का दोस्तों इस पर जोड़ दिया गया था, और सतत विकास हेतु एजेंडे 21 दोस्तों स्वीकृत किया गया था। और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन दोस्तों, जिसको UNFCCC की स्थापना दोस्तों इसमें की गई थी, याद रखिएगा। और यही जो रियो है दोस्तों, यही रियो में जो हुआ पृथ्वी सम्मेलन में, पृथ्वी +5 सम्मेलन, जोहान्सबर्ग में रियो +10 या पृथ्वी प्लस बोल सकते हैं 10, या रियो +10 बोल दीजिए, या पृथ्वी +10 बोल दीजिए, मतलब 10 साल जोड़ दीजिए उसमें। जैसे रियो आपका हुआ पहला पृथ्वी सम्मेलन जो आपका ब्राजील में दोस्तों हुआ था, रियो जनरियो में दोस्तों। फिर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन के 5 साल बाद, इसको मतलब रियो +5 बोलते हैं, रियो +5 बोलिए या पृथ्वी सम्मेलन +5 बोलिए दोस्तों। ये 1997 में होता है। ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कटौती एवं भंडारण को तापन को कम करने के लिए दोस्तों हुआ था। यहाँ पर 1990 के स्तर में 5.2% की कटौती करने का निर्णय लिया गया था। जोहान्सबर्ग में जो आपका जो हुआ था, जो रियो जो पहला जो सम्मेलन हुआ पृथ्वी सम्मेलन, उसके 10 साल बाद मतलब रियो +10 सम्मेलन से इसी को बोलेंगे पृथ्वी +10, जो 2002 में दोस्तों हुआ था। ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों था आपका, कौन था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 2 था।
ये गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की गई थी, मतलब इस पर स्थापना की सहमति बताई गई थी और सतत विकास पर उस पर बल दिया गया था, जो भी तो सतत विकास उस पर बल दिया गया था। आगे हुआ है कानकुन, जो कानकुन सम्मेलन जो मैक्सिको में हुआ था दोस्तों आपका 2010 में। इसमें $100 अरब से हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड को स्थापित करने का दोस्तों निर्णय लिया गया था कानकुन सम्मेलन दोस्तों। फिर Rio+20, रियो मतलब 1992 में बीच हो गया था 2012, तो 2012 में दोस्तों जब फ्यूचर वी वांट का मसौदा दोस्तों प्रस्तुत किया गया था। जीरो हंगर चैलेंज, सभी व्यक्तियों को प्रतिवर्ष आवश्यक खाद्य सुरक्षा दोस्तों उपलब्ध कराना, तो इसमें लक्ष्य रखा गया था। रियो प्लस जो आपका हुआ था कहाँ पर, फिर से रियो में ही हुआ था, मतलब ब्राज़ील में दोस्तों हुआ था, ये याद रखिएगा। Rio+20 सम्मेलन पृथ्वी, जो ब्राज़ील जो पृथ्वी+20 सम्मेलन इसको बोल सकते हैं हम लोग। फिर जलवायु अनुकूलन सम्मेलन दोस्तों 2021 में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि नामक नवीन अम्ब्रेला निधि की दोस्तों स्थापना की गई। तो उम्मीद की ये सब याद रखना है आपको। 1972 से तो शुरू हुआ था आपका। फिर पृथ्वी सम्मेलन याद रखिएगा, फिर क्योटो प्रोटोकॉल याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखिएगा, जोहान्सबर्ग हुआ आपका, ये सब ध्यान दीजिएगा। कानकुन याद रखिए 2010 वाला याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, देख कुछ पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं, वो पुरस्कार दोस्तों आपको याद रखना है। इससे आपका टॉलर पुरस्कार 1973 में उसकी स्थापना हुई थी, ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी दोस्तों ये प्रदान करता है। गोल्डन मैन पुरस्कार 1989 में दोस्तों ये स्थापना हुआ है, गोल्डन मैन फाउंडेशन उसको देता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार दोस्तों ये 1987 का दोस्तों है, UNEP दोस्तों देता है, जो 1972 में स्थापित हुआ था। गोल्डन पांडा पुरस्कार 1982 में दोस्तों ये स्थापित हुआ था। वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी दोस्तों वेस्टल जो इंग्लैंड में दोस्तों ये प्रदान करता है। सासाकावा पुरस्कार दोस्तों 1986 में UNEP देता है दोस्तों इसको। विटली जिसको बोलते हैं ग्रीन ऑस्कर, इसको क्या बोलते हैं, विटली को ग्रीन ऑस्कर बोलते हैं, जो 1994 में तो दिया जाता है, मतलब स्थापित हुआ था। और UFN विटली फंड फॉर नेचर दोस्तों ये दिया जाता है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 में तो यह स्थापित हुआ था और भारत सरकार से इसको देता है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार तो 1986 का है दोस्तों आपका, अब पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार से इसको दिया जाता है। और इंदिरा गांधी वन्य जीव संरक्षण अभियान दोस्तों ये पर्यावरण वन मंत्रालय दोस्तों उनके द्वारा दिया जाता है। जैसा कि बताएं कि 1972 से पहले कोई भी दोस्तों देश पर्यावरण को लेकर के हमको उसको सुरक्षित करना, संरक्षित करना, उसको लेकर कोई भी दोस्तों कदम नहीं उठा रहा था, लेकिन यहाँ पहला कदम उठाता है। उसके बाद देखते जितने भी पुरस्कार होते हैं देखते हैं 72 के बाद इसको आपको देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने के लिए मिला दोस्तों, कुछ त्रुटि होगी तो हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि हम कोशिश किए कि दोस्तों एक क्लास में आपको सारे हम जो भी आपके इंपॉर्टेंट दोस्तों पर्यावरण संबंधित जो भी तथ्य थे उसको बताने का। और इतना अगर आप क्लास को दोस्तों देख लेते हैं आसानी से, आराम से देखिएगा, शिद्दत ईमानदारी से, तो पर्यावरण संबंधित जो भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा उसको दोस्तों आप आसानी से बना सकते हैं। आप PYQ भी लगा के दोस्तों देख सकते हैं, वहाँ सॉल्व कर सकता है। अभी एक दोस्तों सूचना आपके लिए है कि अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल का टारगेट सीरीज दोस्तों, जो टारगेट सीरीज हमारा चल रहा है होमवर्क सीरीज दोस्तों, जो डे बाय डे चल रहा है, तो डेली टारगेट मिलता है इसमें। वीडियो क्लास हो गया, क्लास PDF हो गया, MCQ PDF हो गया, टॉपिक टेस्ट डेली रात के दोस्तों 9 बजे आपका होता है। अभी हम लोग का पॉलिटी दोस्तों चल रहा है, पॉलिटी का दोस्तों हम लोग भाग 4A तक दोस्तों पहुंच चुके हैं, मतलब कि हम लोग का मौलिक कर्तव्य दोस्तों खत्म हो चुका है। और कल से दोस्तों हमारा शुरू हो जाएगा आपका भाग 5 मतलब राष्ट्रपति तो शुरू हो जाएगा। अगर आप अब तक नहीं जुड़े होंगे तो आपको लिंक हम दोस्तों कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर जुड़ जाइएगा। और जो कंटेंट का सोर्स है दोस्तों हमारा वो लूसेंट है, आपका ऑब्जेक्टिव का जो आपका है लूसेंट वो है, और घटना चक्र दोस्तों। कुछ अगर इससे एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट हमें मिलता है क्राउन से दोस्तों, तो इससे भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। ये सारे जो कंटेंट आपके पास बुक हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं, सबका PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मिल जाता है। टेलीग्राम पर इसीलिए जुड़ने के लिए बोलते हैं, जितने भी अपडेट होते हैं सब टेलीग्राम पर दोस्तों हम डालते रहते हैं। न्यूज़ का हो, बिहार सरकार का गवर्नमेंट जॉब का दोस्तों, कोई भी हो, रिजल्ट का हो, सब चीज़ का दोस्तों आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, तो उससे जुड़ करके वहाँ सब दोस्तों लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी क्लास दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल पर आए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और अपने ग्रुप में दोस्तों अपने जो तैयारी करने वाले दोस्त है, भाई बंधु है, उनको दोस्तों शेयर कीजिए। और कुछ त्रुटि हो दोस्तों तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, उस पर दोस्तों हम उस पर देखेंगे कि हाँ इसमें क्या गलती हुई है, क्या संशोधन करने की आवश्यकता है दोस्तों। बाकी दोस्तों तैयारी अच्छे से कीजिएगा, मन लगा दोस्तों पढ़ाई कीजिएगा। ऐसे रहेगा दोस्तों, धन्यवाद।